नेचुरल रिसोर्सेज का आखिरी जो चैप्टर, फोर्थ चैप्टर जो है वह फिश। पाकिस्तान की फिशिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अगर मैप को आपने आपके जहन में होना चाहिए, अब तक तो इतना आगे पहुंच गए, तो पाकिस्तान में दरिया बह रहा है और नीचे समंदर है, ठीक है, और बीच में एक डेल्टा रीजन भी है, सही। अब पाकिस्तान में जो दरिया या दरिया के अलावा बीच बीच में कुछ पॉन्ड्स भी हो सकते हैं, पॉन्ड्स होते हैं जो चारों तरफ से बंद है, यहाँ पर पानी मौजूद है, ठीक है। पाकिस्तान में दरिया के अंदर फिशिंग हो सकती है, पॉन्ड्स में फिशिंग हो सकती है। इसके अलावा दरिया के ऊपर जो डैम्स बने हुए हैं, दरिया के ऊपर डैम्स अगर बने हुए हैं किसी किस्म के, तो उन डैम्स के पीछे पानी रिजर्व हो रहा है। डैम्स के पीछे वाला ऐसा क्या कहलाता है, रिजर्वॉयर्स, जहां पानी रिजर्व हो रहा है, ठीक है। तो रिजर्वॉयर्स के अंदर फिशिंग हो सकती है, अगर बीच में कई लेक्स बने हुए फिशिंग हो सकती है, या लोगों ने अपने कुछ पॉन्ड्स बना के रखे। लेक्स तो बहुत बड़ी जगह होती है, झील, झील एक ऐसी जगह होती है चारों तरफ से बंद होती है, दरिया का इनलेट भी नहीं होता उसके अंदर, वो बस चारों तरफ से बंद होती है। उसमें बारिशों की वजह से या कभी सैलाब आया होगा तो वहां पर जमा हो जाता है पानी, बिकॉज वो एक पूरा बहुत बड़ा बेसिन बना हुआ होता है जिसमें पानी जमा हो जाता है, झील। और पॉन्ड जो है वो छोटे छोटे, झील नहीं कहला सकते, पॉन्ड छोटे छोटे जो है ना एरियाज होते हैं जहां पर पानी जमा होता है। छोटे छोटे से मुराद 4-4, 5-5 गली जितने फासले के एरियाज, वो छोटे पॉन्ड्स कहलाए। जबकि झीलें जो है वो बहुत दूर दराज होती है अगर हम खड़े होकर देखें, लेकिन दरिया की बनिस्बत फिर भी बहुत छोटी चीज है वो झील। तो झीलों में फिशिंग हो सकती है, पॉन्ड्स के अंदर फिशिंग हो सकती है, दरिया में फिशिंग हो सकती है, या आपके अपने फिशिंग फार्म्स बने होते हैं, क्या आपने खुद के पॉन्ड्स बनाए हुए तकरीबन 10-10 कमरों के साइज के, ठीक है, या 2-2 कमरों के साइज के पॉन्ड्स बनाए हुए, उसमें फिशिंग कर रहा है, वो क्या है, फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है। तो ये सारी है इनलैंड फिशिंग, क्या है, जमीन के अंदर फिशिंग। और दूसरी है मेरीन फिशिंग। मेरीन फिशिंग कहां होती है, सही जी। और पाकिस्तान के पास जो समंदर है, पाकिस्तान को समंदर को इस्तेमाल करने का कहां तक का इस्तेमाल करने का हक है, 200 नॉटिकल माइल्स। इंटरनेशनल लॉ के तहत हर कंट्री को उसकी कोस्ट से, पाकिस्तान की कोस्ट ये मकरान कोस्ट है, उसके बाद सिंध की कोस्ट आ जाती है, ठीक है, हर कंट्री को उसकी कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स तक का डिस्टेंस जो है वो उस कंट्री का हिस्सा कहलाता है। मतलब हर कंट्री की जो कोस्ट है, मतलब दरिया का, समंदर का किनारा जो है, वहां से लेकर 200 मील दूर तक, 200 नॉटिकल माइल्स जो है वो एक माइल से थोड़ा सा ऊपर होते हैं। जैसे एक माइल है वो 1.6 किलोमीटर है, और एक नॉटिकल माइल जो पानी के जहाज या हवाई जहाज की जो कैलकुलेशन होती है वो नॉटिकल माइल्स में होती है। एक नॉटिकल माइल जो है वो 1.8 किलोमीटर के बराबर है, ठीक है ना। तो बहरहाल 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट, पाकिस्तान का समंदर पे हक है इंटरनेशनल लॉ के तहत। क्लियर होती है बात। तो पाकिस्तान को 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो फिश है वो पाकिस्तान फिशिंग कर सकता है, या जमीन, वो जमीन से समंदर की तरफ जाके और गहराइयों में जाके अगर तेल निकल आए तो पाकिस्तान उस तेल का भी मालिक है, इस्तेमाल कर सकता है इस पूरे हिस्से का जो जमीन से 200 नॉटिकल माइल्स आगे। उससे आगे का पानी किसका है, उससे आगे का पानी जो है उसको, वो किसी का नहीं है, वो है इंटरनेशनल वाटर। क्या है वो, इंटरनेशनल वाटर है, किसी एक मुल्क का हक नहीं है, वो इंटरनेशनल वाटर है। उसके ऊपर से वो पानी के जहाज गुजर सकते हैं ज्यादा, उसमें आप जो है ना रिसोर्सेज नहीं निकाल सकते उसमें से, इंटरनेशनल लॉ के तहत। क्लियर है। और यहीं पर मैं आपको पाकिस्तान के मैप में दिखाता हूं कि ये कोस्ट है हमारी, पूरी कोस्ट है पाकिस्तान की, ठीक है ना, जिसमें इतना हिस्सा सिंध की कोस्ट है और उसके आगे मकरान कोस्ट है। पाकिस्तान की टोटल जो कोस्ट है ना, सिंध और मकरान कोस्ट मिला के, वो 990 किलोमीटर लॉन्ग है। कितनी है, 990, 990 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर समझ लो, 1000 में 10 ही कम है ना, तो तकरीबन 1000 किलोमीटर की हमारी कोस्टल बेल्ट है पूरी है, सिंध कोस्ट और मकरान कोस्ट मिला के। सिंध इसमें छोटा हिस्सा है, सिंध तकरीबन है 270 किलोमीटर। सिंध कितना है, ठीक है। और बाकी जो बचा वो 720 किलोमीटर तक जो है वो है मकरान कोस्ट। मकरान कोस्ट पूरी बलूचिस्तान की जो कोस्ट है। अच्छा जी, पाकिस्तान कैन फिश
दिस डिस्टेंस, तकरीबन समझ लो 200 नॉटिकल माइल्स का जो डिस्टेंस है, मैं इंडिया को भी साथ जोड़ दिया इसमें, पाकिस्तान का वहां तक नहीं जा रहा। बहरहाल तो पाकिस्तान इस डिस्टेंस तक जो है फिशिंग कर सकता है, या जो भी रिसोर्सेज है हमारी वो कलेक्ट कर सकता है समंदर के अंदर अगर तेल निकल आता है। ठीक है जी। इसके अंदर एक चीज मैं समझाऊं, यहां पर मैं जरा से आता हूं, क्योंकि इंटरनेशनल उसूल है कि आपकी जो जमीन है उससे 200 नॉटिकल माइल्स आपका पानी का हिस्सा है। तो इंडिया के पास जो कोस्ट है कितनी बड़ी है, देख रहे हो? तो इतनी बड़ी कोस्ट में हर जगह से 200 नॉटिकल माइल्स आगे की तरफ वो इंडिया का की रिसोर्सेज कहलाई। चाइना ने यहां पर कुछ आइलैंड्स है, इफ आई जस्ट सर्च देम, चाइना ने बाकायदा पानी की कश्तियों में मट्टी भर भर के समंदर के अंदर लेके गया और वहां पर मट्टी डाल के जमीन निकाल ली। यह है वो जगह, स्पार्टली आइलैंड्स। चाइना ने यहां पर इन जगहों पर क्या किया है, यहां पर कुछ आइलैंड्स हैं, अगर आप देखो छोटे छोटे, चाइना ने मट्टी जमीन के अंदर डाल डाल के पानी समंदर के, जहां से समंदर और जमीन करीब थी ना, वहां मट्टी डाल डाल के समंदर से ऊपर जमीन निकाल ली, और समंदर से ऊपर जमीन निकाल के क्या किया, कहा ये हमारा आइलैंड है। अब जब आइलैंड उनका हो गया, उसके चारों तरफ पानी 200 नॉटिकल माइल्स उनका हो गया। ठीक है। इस तरह के चाइना ने आइलैंड बना लिया पूरा, उसके अंदर रनवे बना लिया, पानी वो अपने हवाई जहाज के लैंड होने का, टेक ऑफ होने का। ठीक है। तो अब इससे 200 नॉटिकल माइल्स चारों तरफ, 200 नॉटिकल माइल्स चाइना की प्रॉपर्टी। अब ये इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड एरिया है। यूएस या यूएस के जो भी साथ अलायंस वाली कंट्रीज है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, चाइना ने जो है यहाँ पर ये अनफेयर किया है। सही। और चाइना के जो अलाइज है वो इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे कि बिकॉज दे आर अलाइड विद चाइना, जो चाइना के साथ ही है। तो बहरहाल इस तरह से भी होता है। सो लेट्स गेट बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तान का की कोस्ट पे दोबारा हम आ जाते हैं जरा, स्पार्टली आइलैंड से। तो पाकिस्तान के यहाँ पर कोस्ट जो है वो पाकिस्तान को हुकूक देती है कितना, 200 नॉटिकल माइल्स तक का। तो पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान यहाँ तक चल रहा है समवेयर, ठीक है ना। तो 200 नॉटिकल माइल्स आगे तक फिशिंग कर सकता है, मरीन फिशिंग। सो हमने क्या क्या देखा, इनलैंड फिशिंग हो सकती है और मरीन फिशिंग हो सकती है, या फिर फिश फार्म्स बन सकते हैं। इनलैंड फिशिंग में ही शुमार कर लो उसको भी, चलो कि फार्म्स बना दिए पूरे पूरे चारों तरफ से, कंट्रोल्ड एरिया बना दिए जिसके अंदर आप अपने टाइप की फिश रख रहे हो। समंदर के जो फार्म्स होते हैं ना, वो ऐसे होता है समंदर के अंदर ही केजेस बना देते हैं गोल गोल, जो समंदर में गाड़ देते हैं। और बाकी जो जमीन के अंदर के फार्म्स है उसमें पॉन्ड्स बना देते हैं, उसमें जो मछली आपने ब्रीड करनी है वो मछली ला के छोड़ देते हैं, वही मछलियां अंडे देती हैं, फिर वो नहीं अंडों से हैचिंग होती है। क्लियर? वो फिश फार्म्स होते हैं। सो विद दैट वी स्टार्ट द चैप्टर। कि पाकिस्तान में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी में फिशिंग का बहुत बड़ा किरदार है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, जो पाकिस्तान के पूरे साल जितना भी रोजमर्रा चीजें बनाई जा रही हैं, कंज्यूम की जा रही है, कमाया जा रहा है, बेच के कुछ प्रोड्यूस करके बेच के जो कमाया जा रहा है, इसमें बहुत सारे सेक्टर्स का किरदार है अपना। तो फिशिंग सेक्टर का भी एक अपना किरदार है। क्यों? पाकिस्तान में एक तो सबसे पहली बात कि पाकिस्तान के पास कोस्ट लाइन है 1000 किलोमीटर की तकरीबन, समंदर के साथ जुड़ी हुई, तो वहीं से कितना फिश तो आ जाता है। फिर उसके बाद पाकिस्तान से पूरा इंडस रिवर सिस्टम गुजर रहा है, तो वहां से कितना फिश आ जाता होगा। क्लियर है? तो पाकिस्तान में रहते हुए फिशिंग के मामले में पाकिस्तान बहुत हद तक खुद कफील है। पाकिस्तान अपनी फिश इतनी उगा लेता है कि पूरी हो जाती है पॉपुलेशन को, इनफैक्ट एक्सपोर्ट भी होती है। पाकिस्तान 240 स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये 240 स्क्वायर किलोमीटर कैसे निकला, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। 240 स्क्वायर किलोमीटर मतलब ये एरिया होता है, 240,000 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया है। ओके, एरिया 2 डायमेंशनल होता है। तो 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है ना, 200 नॉटिकल माइल्स जो है वो समझ लो बराबर है 1.8 किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर दो 200 से।
तो तकरीबन 3600 किलोमीटर। 3600 किलोमीटर तो पाकिस्तान कोस्ट से नीचे तक, फिर वो पूरी कोस्टल बेल्ट कितनी है, तकरीबन 1000 किलोमीटर्स। तो 1000 किलोमीटर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3600 किलोमीटर से, तो आंसर आना चाहिए 360,000 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन हमने यहाँ पर जो ना बहुत बड़े बड़े राउंडिंग ऑफ किया है, जैसे 1000 किलोमीटर पाकिस्तान की कोस्टल बेल्ट नहीं है, 990 किलोमीटर है। इसी तरीके से 200 नॉटिकल माइल्स एग्जैक्टली 3600 किलोमीटर नहीं बनते। बहरहाल कहने का मकसद है 240 स्क्वायर किलोमीटर का पाकिस्तान के पास सिर्फ कोस्टल एरिया है जिसमें पाकिस्तान फिशिंग कर सकता है, ठीक है ना। ये जो पाकिस्तान के पास कोस्टल एरिया है ना, सिर्फ 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर का पाकिस्तान के पास सिर्फ कोस्टल एरिया जिसमें पाकिस्तान फिशिंग कर सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान का पूरा जो दरिया गुजर रहा है, दरिया से वहां फिशिंग हो सकती है। तो बस पाकिस्तान के पास तो बहुत रिसोर्सेज है, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन इतनी उस एरिया में जाके अच्छी वो भी तो हो, बोट्स भी तो हो। हमारी ज्यादातर फिशिंग में जो बोट्स इस्तेमाल होती है वो कोस्ट से 5-10 किलोमीटर आगे चली आती है, इससे आगे नहीं जाती, डीप वाटर्स तक नहीं जा पाती। और जो हमारी बड़ी बोट्स भी है ना, बड़ी शिप्स भी है फिशिंग वाली के इस्तेमाल होते हैं, वो 10-15 किलोमीटर आगे तक चली आती होंगी। इसके लिए बहुत हैवी मशीनरी, बहुत हैवी जो है ना शिप्स चाहिए, बोट्स बड़ी चाहिए जो कि फिशिंग के लिए इस्तेमाल है, जो और आगे तक जाए। हम तो 10 से 15 किलोमीटर मैक्सिमम जा पाते हैं फिशिंग के लिए, सही। सो इट्स नॉट इजी टू जस्ट फिश। आप उतने दूर एरिया तक जाने वाली चीज आपके पास होने, इक्विपमेंट भी तो होना चाहिए इतना दूर। सो इक्विपमेंट में क्या बन जाए, वो बहुत एक्सपेंसिव बनता है, एक एक शिप बहुत एक्सपेंसिव होती है। और फिर उस शिप के अंदर क्योंकि इतनी दूर जाके फिशिंग कर रहे हो, तो उसमें रेफ्रिजरेशन का, फ्रीजिंग का ऐसा निजाम होता है कि वो फिश जो पकड़े वो फ्रीज भी हो ताकि खराब ना हो। समझ में आ रही बात। सो इट्स नॉट इजी कि आपके पास इतनी बड़ी कोस्ट है तो इतनी फिश कर रहा, लेकिन पोटेंशियल तो है ना हमारे पास, कल को बड़ी शिप्स आ गई तो हम कर भी लेंगे। सो पाकिस्तान 240,000 किलोमीटर स्क्वायर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। जो मैंने आपको बताया ना, किसी भी मुल्क को हक है कि वो अपनी कोस्ट से 200 किलोमीटर आगे तक जो है ना वो जो चाहे तो कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है एनवायरमेंट गंदा करना शुरू हो जाए, उसके पास हक है अपनी कोस्ट से 200 किलोमीटर आगे तक कि समंदर के अंदर से जो भी उसको रिसोर्सेज मिल रही है वो उसकी होती है। तो ये एरिया जो 200 किलोमीटर का है, 200 किलोमीटर नहीं सॉरी 200 नॉटिकल माइल्स का, वो क्या कहलाता है, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। एक्सक्लूसिव मतलब कि सिर्फ आपका, इस पे किसी और का हक नहीं है, एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, 200 नॉटिकल माइल्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 किलोमीटर, तो तकरीबन 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है पाकिस्तान का, उसमें बहुत सारी फिश रिसोर्सेज है। अबंडेंट का मतलब बेतहाशा फिश रिसोर्सेज है। फिशिंग इज मोस्टली अलोंग द, ज्यादातर कहां होती है फिशिंग पाकिस्तान की, सिंध, क्योंकि सिंध की कोस्ट है, और सिंध में रहते हुए कहां होती है ज्यादातर, कराची में। और बलूचिस्तान की कौन सी कोस्ट पे, मकरान को। बलूचिस्तान की पूरी कोस्ट क्या कहलाती है, मकरान कोस्ट। तो बलूचिस्तान के एरिया की पूरी कोस्ट मकरान कोस्ट है, और सिंध के एरिया की पूरी कोस्ट सिंध कोस्ट कहलाती है। सिंध में रहते हुए कराची जो है वहां पर सबसे ज्यादा फिशिंग होती है, जबकि बलूचिस्तान की मकरान कोस्ट में रहते हुए बहुत सारे अलग अलग पोर्ट है जहां पर फिशिंग होती है, लेकिन उसमें सबसे मेजर जो पोर्ट है जहां पर फिशिंग होती है वो है गवादर पोर्ट। क्लियर है। सो ये रिपीट होगा आगे सब कुछ, ये तो सिर्फ ओवरव्यू है चैप्टर का। मेरीन फिशिंग पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो फिश प्रोडक्शन है वो कहां से होती है, समंदर से होती है। दरिया से भी मछली पकड़ी जाती है बहुत सारी, लेकिन ज्यादातर वो स्मॉल स्केल होती है। जिसके घर के आगे जो झील है, जिसके घर के आगे जो दरिया बह रहा है, नहर बह रही है, वहां पर नेट्स लगा ले, जिससे मछली आ गई। समंदर में बाकायदा बोट्स जाके बहुत सारी फिशिंग करती है, ठीक है। तो ज्यादा फिश प्रोडक्शन पाकिस्तान की जो है मरीन फिशिंग से आती है। इसके अलावा इनलैंड फिशिंग से जो फिशिंग होती है वो कहां कहां हो सकती है, रिवर्स में होती है, कैनाल्स में होती है, रिजर्वायर्स में होती है। भाई एक रिवर बह रहा है, अब उस रिवर के दरमियान एक बैराज है, उस बैराज से बहुत सारे कैनाल्स में अलग अलग पानी जा रहे हैं। वो जो पेरिनियल कैनाल्स है जिसके जरिए जमीनों तक पानी जा रहा है, उसके अंदर जाहिर है फिश भी तो गुजर जाएगी ना। बैराज में कोई छन्नी या कोई फिल्टर थोड़ी लगे वैसे पानी गुजरे फिश रुक जाए। बैराज का जब गेट खुलता है तो फिश भी साथ निकल जाती है पानी के साथ, और वो फिश जो है वो अलग अलग कैनाल्स के जरिए कहां कहां जाती होंगी। तो उन कैनाल्स में किसी ने जाला डाला, कांटा डाला तो मछली पकड़ लिया आपने। क्लियर है। तो एक तो
रिवर्स जो है वहां पर फिशिंग हो रही है, फिर रिवर्स के दरमियान जो बैराज के जरिए कैनाल्स में पानी डिस्ट्रीब्यूटर है तो कैनाल्स में फिशिंग हो रही है। इसके अलावा जो डैम्स बने हुए बीच में, डैम्स के पीछे जो रिजर्वॉयर्स है, जो जहां पर पानी खड़ा होता है, पूरे पूरे दरिया का बहाव जो है रोक लेता है डैम, और डैम के बीच में से फिर बहाव निकलता है, तो डैम के पीछे जो इतना बड़ा रिजर्वॉयर है वहां पर बहुत सारी मछली जमा हो जाती होगी, ठीक है, तो वो वहां से भी आप फिशिंग कर सकते हो। क्लियर हो रही है? तो मोस्टली लेकिन कौन सी होती है? सबसिस्टेंस, फ्रेश वाटर, मतलब मीठे पानी या दरिया का पानी जो फ्रेश वाटर है उसकी ज्यादातर फिशिंग वहां से जो होती है कौन सी वाली होती है? सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस का मतलब ये होता है, ये बाद में टर्म बार बार आएगी, सबसिस्टेंस फार्मिंग के नाम से ये बाद में टर्म आ सकती है। सबसिस्टेंस का मतलब होता है इतना कि खुद आपको पूरा हो जाए, मतलब जो फार्मर जो फिशिंग कर रहे हैं, जो फिशरमैन फिशिंग कर रहे हैं, अगर वो सबसिस्टेंस कर रहे हैं तो मतलब पता है क्या है? वो ज्यादा अपनी फैमिली को पूरी हो जाती है, उनकी फिश इतनी पकड़ लेते हैं कि उनके घर में यूज हो जाए। सो कमर्शियली वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए नहीं कर रहे, ज्यादातर मीठे पानी में मछली पकड़ी जा रही है वो घरों में यूज हो जाती है, शौकिया पकड़ी जा रही है या तो, हाँ लेकिन कुछ है थोड़ी बहुत कमर्शियल भी पकड़ लेते हैं कि जितनी घर में इस्तेमाल होनी है उससे ज्यादा पकड़ ली वो बेच देंगे। लेकिन मरीन फिशिंग तो बाकायदा जो बोट्स निकलते हैं भर भर के लेके आते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, क्या? बेचने के पर्पस के लिए, ये मछलियों की मंडियां लगती है और वहां पर मछली बिकती है, ठीक है। उसकी बनस्बत फ्रेश वाटर की जो मछलियां ज्यादातर घरेलू कंजम्पशन के लिए यूज कर पकड़ते हैं, लेकिन अगर इजाफी पकड़ ली तो उसको थोड़ा बहुत कमर्शियल भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बेच भी देते हैं। कमर्शियल का मतलब क्या है? बिजनेस, थोड़ा बहुत मछली बेच के बिजनेस भी कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर, फिर भी बता रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ज्यादातर जो मछली पकड़ते हैं फ्रेश वाटर से वो कौन सी वाली है? कौन सी फार्मिंग है? सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस मतलब कि खुद को पूरी हो जाए, जो पकड़ रहा फार्मर उनकी फैमिली को पूरी हो जाए बस। फिर एक टर्म आती है एक्वाकल्चर। मैंने 3 किस्म की फिशिंग बताई, एक बताई मरीन, एक बताई फ्रेश वाटर वाली या इनलैंड, और तीसरी है एक्वाकल्चर, AQUA, एक्वा मतलब पानी, एक्वाकल्चर फार्मिंग वाला कल्चर, या फार्मिंग के साथ जो मछली ब्रीड करते हैं। और फार्मिंग में क्या होता है? कोई भी चीज की फार्मिंग होती है, कैसे होती है? पोल्ट्री फार्म है तो एक जगह केज में बहुत सारी मुर्गियां डाल दी, और फिर अंडे निकले, उनके अंडों को हैच किया, छोटे छोटे चूजों को इंक्यूबेशन में डाल के, मतलब अंडों को इंक्यूबेशन में डाल के चूजे निकाले, चूजों को बड़ा किया, उसके बाद उनको भी उसी पोल्ट्री के अंदर ऐड करते हैं, ये होती है पोल्ट्री फार्मिंग। इसी तरीके से एक्वाकल्चर में भी फार्मिंग है, ऐसे आपने जो है ना अपने बड़ी बड़ी जमीनों में बहुत सारे खड्डे खोद दिए, उसके अंदर पानी भरा, कहां से लाए पानी? या तो कैनाल से जमा करके डाल दिया, या तो ग्राउंड के अंदर खोदा, और ग्राउंड वाटर जो होती है ना, जो कुओं के जरिए निकलती है, वेल्स के जरिए निकलती है, जिसमें हो सकता है आप जो है ना पाइप डाल के निकालो, जो ट्यूबवेल कहलाता है, हैंड पंप से निकालो तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, मशीनों के जरिए निकलती है। तो बहरहाल वो पानी जमा करते हैं पॉन्ड्स में, और उन पॉन्ड्स में फिर मछलियां छोटी छोटी डाल के उनको बड़ा करते हैं, और फिर जो बड़ी हो जाती है उनको बेच देते हैं। वो बड़ी कैसे होती है? उनको फीड ऐसा देते हैं, फिश को ऐसा फीड देते हैं कि जल्दी से वजन पकड़े, जल्दी से गोश्त और वजन पकड़े। तो जो भी फीड देते हैं वो मसनूई तौर पे होता है, मसनूई मतलब आर्टिफिशियल। तो ये जो फार्मिंग वाली मछली है उसमें वो ग़िज़ाइयत नहीं होगी जो आपको मरीन फिश में या इनलैंड फिश में मिलेगी, जो दरिया वाली है, क्योंकि आपने आर्टिफिशियली उनको ऐसी ग़िज़ा देके कि वो जल्दी कम टाइम के अंदर जल्दी फूल जाए, जल्दी वजन पकड़े। तो बहरहाल होता तो फिर भी है ना ये, तो फिश की फार्मिंग होती है बाकायदा, उसको कहते हैं एक्वाकल्चर। तो तीसरा तरीका है फिश पकड़ने का एक्वाकल्चर के साथ। तो फिशिंग पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत कंट्रीब्यूट करती है, पाकिस्तान में जितने भी कमाई के जराए हैं उसमें बहुत इंपोर्ट करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करती है। फिशिंग पाकिस्तान की फॉरेक्स अर्निंग्स में भी कंट्रीब्यूट करती है। फॉरेक्स अर्निंग मतलब फॉरेन एक्सचेंज अर्न करना, मतलब दूसरे मुल्क की करेंसी, मतलब डॉलर कमाना। डॉलर कमाने में भी बहुत सपोर्ट करती है हमारी फिशिंग। कैसे? इतनी फिश पकड़ लेते कि हम उसे एक्सपोर्ट कर सके, एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर आता है। क्लियर? इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर कोस्टल एंड इनलैंड कम्युनिटीज। फिश जो है एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ प्रोटीन है। ये बेचारे जो कोस्टल एरियाज में मकरान कोस्ट के अंदर रहते हैं, उसके आसपास रहते हैं, वो बकरी गाय वाय तो है नहीं, वहां पर पानी नहीं है तो कहां से बकरियों को चराएंगे? ज्यादातर थोड़े थोड़े बकरियों के जिनके पास रेवड़ है वो भी रेंज लैंड्स में जाके चरा देते हैं, कि जहां थोड़ी बहुत अगर घास फूस थोड़ी बहुत हरियाली मिली तो वहां बकरियां चरा के उनका पेट भर लेते हैं। लेकिन वो बकरी को काट के खा नहीं आता, वो थोड़ा बहुत बड़ा करते हैं, उनका दूध पी लेते ज्यादा, या बकरियां बेच देते हैं। तो प्रोटीन फिर कहां से लाए? वो गोश्त वाला प्रोटीन कहां से लाए? तो फिर वो मछली से अपना सोर्स ऑफ प्रोटीन बनाते हैं। इतनी बड़ी मकरान कोस्ट है तो वहां से मछली पकड़ के वो उसको यूटिलाइज करते, तो उनको इससे प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन है ना। विटामिन चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होता है, फैट्स चाहिए होता है बॉडी को, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं, मिनरल्स चाहिए होते हैं।
तो प्रोटीन कहां से मिलता है? गोश्त से मिलता है, जिसके और सब्जी से भी प्रोटीन मिलता है, लेकिन ज्यादा रिच प्रोटीन कहां से आता है? गोश्त से आता है। गोश्त गाय बकरी भैंस इसके तो है नहीं उनके पास, मकरान कोस्ट के खास तौर पे लोगों की बात करो, उनकी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है कि खरीद सके, तो उनको फिशिंग के जरिए प्रोटीन मिल जाता है, फिशिंग करते हैं वो खा लेते हैं। एफर्ट्स आर नीडेड टू मॉडर्नाइज फिशिंग, हमारी जो फिशिंग है उसके मेथड्स को मॉडर्नाइज करने की बहुत जरूरत है, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इनहांस हो। इनहांस मतलब इंक्रीज करना, ताकि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो और सस्टेनेबिलिटी के साथ हो। सस्टेनेबिलिटी का लफ्ज बार बार आ रहा है, मतलब ऐसी प्रोडक्शन ना हो कि अगली आने वाली नस्लें खत्म कर दी फिश की। पता चला फिशिंग के लिए निकले, इतनी छोटी छोटी फिश है वो भी निकाल के खा गए। भाई वो तो ब्रीड होने दो, उनको तो बड़ा होने दो। अगर आपने उन महीनों में फिशिंग कर ली कि जिनमें फिश ज्यादातर ब्रीड होती है, ज्यादातर उनकी अफजाइश होती है, ज्यादातर वो अंडे देके बच्चे पैदा करते हैं, अगर उस दौर के अंदर उस टेम्परेचर के अंदर ज्यादा फिश कर ली, तो आगे आने वाली फिशों की नस्लें खत्म कर दोगे आप, कि छोटी छोटी फिश भी खा लिया, वो जो अंडे देती है वो खा ली सारी। सही, तो सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, सस्टेनेबली होना चाहिए काम। सही, तो हर चैप्टर में सस्टेनेबिलिटी का जब भी लफ्ज है तो मतलब क्या है कि ये कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी ऐसी हो कि आने वाली नस्लों तक के लिए भी रहे, माल बचे। ऐसा अंधाधुंध ना हो जाए कि आपने जो है ना, जिस जिस मुर्गी ने अंडे देने वही मुर्गियां काट दी, या जिस गाय ने बच्चे देने वही गाय काट दी, या जिस गाय के बच्चे को दूध की जरूरत है अपनी गाय के, अपनी माँ के, लेकिन गाय से इतना दूध निकाल लिया उस बच्चे के लिए कुछ नहीं बचा, तो बच्चा ग्रो ही नहीं हो सका सही से। सही, तो ये तो अनसस्टेनेबल हो गया, राइट। अगर एक गाय है वो मिसाल तौर पर 10 लीटर दूध देती है और उसके अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट उसमें से 4 लीटर है, सो यू डोंट टेक आउट ऑल द 10 लीटर मिल्क और ले जाओ, बच्चे के लिए भी छोड़ोगे आपके, वो भी तो पिए। ठीक है, बहरहाल इसके साथ ये ओवरव्यू था, ये चैप्टर शुरू होता है। फिशिंग मेथड्स, फिशिंग के हमारे पास 3 मेथड्स ऊपर बता दिए, मरीन, इनलैंड और फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग को एक्वाकल्चर भी कहते हैं। लोकेशन, मरीन फिशिंग कहां हो सकती है? कोस्टल एरियाज पे। तो कौन कौन से कोस्टल एरियाज है? सिंध की कोस्ट और मकरान कोस्ट है। सही, इसमें टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? कह रहे सेल बोट्स, सेलिंग, सेलिंग किसे कहते हैं? कश्ती चलाने को ना, SAIL, सेल, ये होता है कश्ती चलाना। तो सेल बोट्स होती हैं, उसके अंदर बैठ के जाते हैं समंदर के अंदर तक और जो है वो फिश लेते हैं, मतलब फिशिंग करते हैं। इनके पास क्या टूल्स होते हैं? कांटे होते हैं या सिंपल नेट्स होते हैं, जो फिशरमैन जाते हैं अपनी छोटी छोटी सेल बोट्स में होते हैं, कांटे डालते हैं, या कुछ नेट्स होते हैं वो डालते हैं, जाले डाल के निकाल लेते हैं। ठीक है, ये सबसिस्टेंस लेवल की बात हो रही है। सबसिस्टेंस लेवल मतलब छोटे पैमाने पे, क्या आपको ही पूरी हो जाए बस, या चल थोड़ी बहुत ज्यादा बच रही है तो बेच दी, छोटे पैमाने पे सबसिस्टेंस होते हैं। लेकिन अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें कि बेचने ही की नियत से आप गए हैं अगर, तो फिर अगर सबसिस्टेंस लेवल की बोट जो है वो 5 किलोमीटर तक जा रही है ना फ्रॉम द शोर, शोर क्या होता है? कोस्ट। शोर बोलो या कोस्ट बोलो, मतलब वो समंदर का किनारा। ठीक है, तो शोर से 5 किलोमीटर ऑफ शोर अगर जा रहे हो, अब शोर जो है आपका एक किनारे है, कोस्ट का, तो इससे 5 किलोमीटर एक कश्ती जा रही है दूर, और एक कश्ती जो है वो 50 किलोमीटर दूर जा रही है। सही है, आपके पास हक कितना? आपके पास तो 200 नॉटिकल माइल्स तक हक है। 200 नॉटिकल माइल सीधा सीधा कह दो 350 360 किलोमीटर तक का आपके पास हक है कि आप जा सकते हो। लेकिन वो जो बड़ी बड़ी कश्ती है वो 50 किलोमीटर दूर जा रही है, तो वो बड़े बड़े नेट्स और ज्यादा फिश पकड़ के आ सकती है। वो जो छोटी छोटी सेल बोट्स हैं वो 5-5 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर दूर जा रही है कोस्ट से, तो वो इतनी फिशिंग नहीं कर सकती बड़े पैमाने पे। ठीक है, तो सबसिस्टेंस लेवल की जो फिशिंग है उसकी जो बोट्स है वो 5-5 10-10 किलोमीटर दूर चली आती है ज्यादा शोर से। और शोर से दूर जाने को क्या कहते हैं? ये शोर है, शोर से दूर जाने को कहते हैं गोइंग ऑफ शोर, कि शोर से हम ऑफ चले गए, मतलब शोर से आगे चले गए। ठीक है, ऑफ शोर। तो जो 5 किलोमीटर ऑफशोर जाती है वो सबसिस्टेंस लेवल की फिशिंग कर पाती है। जो 50-60 किलोमीटर ऑफशोर जाती है वो इतने डीप सी में चली आती है, इतने गहरे समंदर तक चली आती है कि वो जब जाले डालती है और उठाती है तो बहुत सारी मछली पकड़ में आती है उनके। ठीक है, तो डिस्टेंस इनका अलग अलग है। फिर सबसिस्टेंस और कमर्शियल का फर्क बता रहे हैं यहाँ पर। पर्पस क्या है? सबसिस्टेंस फिशिंग का पर्पस होता है कि फैमिली को पूरी हो जाए, इतनी फिश पकड़ ली, या थोड़ी बहुत ज्यादा पकड़ ली तो बेच दी, थोड़ी बहुत बेच दी।
कमर्शियल फिशिंग का पर्पस ही होता है कि उसको लोकल और इंटरनेशनल मार्केट पे बेचे, लेके आते हैं वो पूरी पूरी कश्तियां आती है, उसके पूरे पूरे बिडिंग हो जाती है, पूरी कश्ती का माल किसी बायर ने खरीद लिया, फिर वो अंदर से अलग अलग लोकली कुछ बेचता है, कुछ इंटरनेशनली सेल करता है, ठीक है। फिर इसमें चैलेंजेस क्या, सब्सिस्टेंस लेवल पे चैलेंज ये है कि एक लिमिटेशन है, एक सब्सिस्टेंस लेवल का ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज कह दो, उनको नुकसान कह दो, क्या है कि उनकी प्रोडक्टिविटी लो होती है, 24 घंटे लगा के आए और एक कश्ती जितनी मछलियां पकड़े, छोटी बोट जितनी, जबकि दूसरी कमर्शियल फिशिंग वाले 3 दिन 4 दिन बाद आए, लेकिन जितनी फिश पकड़ के लाए हैं ना वो, उसमें बहुत ज्यादा उनकी कमाई हो जाती है, ठीक है। लेकिन उनको चैलेंज क्या है कमर्शियल लेवल की फिशिंग वालों को, कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी तो चाहिए होती है उनको, अपने जो है शिप वगैरह जो चाहिए, बहुत बड़े पैमाने की, बहुत एक्सपेंसिव शिप चाहिए होगी, करोड़ों रुपए की शायद वो शिप हो, ठीक है। सो फिर तो बोट वाले जो है वो कहेंगे कि बोट ही ले सकते हैं अभी नाम। सो चैलेंज दोनों का है, एक की प्रोडक्शन कम है, जिसकी प्रोडक्शन ज्यादा है उसकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा चाहिए उस लेवल की शिप के लिए। प्लेसेस ज्यादातर जो सब्सिस्टेंस है वो कोस्ट से बहुत करीब होती है, और ज्यादातर जो कमर्शियल है वो कोस्ट के बहुत दूर दूर डीप सी में जाके होती है, ठीक है। और ये कराची, कोरंगी फिश हार्बर और गवादर, ये तो जगह बताइए कहाँ कहाँ हो सकती है फिशिंग, लेकिन बहुत दूर डीप जाके होती है। मरीन फिशिंग के मेथड्स लिखे हुए सारे, अब ये फिशिंग, मरीन फिशिंग के मेथड्स देखें आप सारे। एक है ट्रॉलिंग, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, जस्ट कीप अप विद इट। आपने एक जाला डाला शिप से, ठीक है, और शिप को आगे लेके गए और जो जो मछली आती गई जमा हो गई और फिर वो जाला खींच लिया, ये प्रोसेस होता है किसका, ट्रॉलिंग का। ट्रॉलिंग का नेट नोटिस करो आप, ट्रॉलिंग का जो नेट है वो किस तरह से एक तरफ से बंद है और कश्ती आगे जाके मछलियों को अपने अंदर नेट के अंदर लेके जाती आ रही, फिर एक दफा जब भारी होने लगेगा नेट तो उठा लेंगे, क्लियर। फिर एक है गिल नेट, ये गिल नेट फिशिंग अलग है, इसको अगर आप गौर करें, तस्वीरें थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं आएंगी भले, लेकिन आपने सीधा नेट नीचे डाला, सीधा नेट है ये, कश्ती से सीधा नेट नीचे उतारा, और उस नेट के पास अगर मछली कोई आती है ना, तो मछलियों के जो गिल्स है ना, मछलियों के जो स्केल्स निकले होते हैं वो फंस जाते हैं इस नेट के अंदर। ये नेट ऐसा होता है, इससे समझ लो मछलियां इसमें चिपक जाती है, फंस जाती है, उनके गिल्स फंस जाते हैं इसके अंदर, और फिर आप ये नेट सीधा सीधा ऊपर खींच लो, तो ये गिल नेट फिशिंग है। फिर एक पोल फिशिंग, पोल फिशिंग क्या होगी, इसको लाइन फिशिंग भी कहते हैं, पोल फिशिंग कहो या फिर लाइन फिशिंग कहो। तस्वीर देख के आइडिया हो रहा है कि आपके पास एक पूरा पोल है जिसके अंदर एक तार बंधा हुआ है, और तार डालते हैं, उस तार के साथ बेट भी लगाते हैं, उस तार के साथ कोने में क्या लगाते हैं, बेट। बेट क्या होता है, चारा, शिकार करते रहे जिससे, जो चारा दिखा के शिकार करते हैं, तो बेट आप झींगा फंसा दिया या छोटी मछली फंसा दी, तो बड़ी मछली उसको आगे खाने लगते हैं, तो वो कांटे में फंस जाती है आपके साथ, सही है। कुछ लोग होते हैं पोल से करते हैं, और कुछ जो पोल अफोर्ड नहीं कर सकते तो डायरेक्ट हाथ से फेंकते हैं, डायरेक्ट हाथ से कांटा फेंकते हैं, ठीक है। जो पोल से फेंकते हैं उनकी थोड़ी इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है, जो हाथ से फेंक रहे हैं, देख रहे हो रस्सी है, तो वो हाथ से डायरेक्टली उन्होंने उतार दिया कांटा, उसमें झींगा वगैरह लगा के और फिर मछली पकड़ ली। ये जो मछली पकड़ी है मोस्ट प्रोबेबली ये डांगरी मछली पकड़ी है, देखने में लग रही है। अच्छा ये क्या है, एक्वाकल्चर है, कौन सा वाला, समंदर वाला। समंदर में ऐसे केजेस बना दिए, सही है, तो इस समंदर के अंदर ऐसे केजेस गाड़ दिए ना, तो इस और इन केजेस के अंदर जितनी मछलियां केज बनाते वक्त आ गई, वरना ऊपर से मछली डाली इसमें छोटी छोटी, बड़ी मछली पकड़ी इस बेच दी, छोटी मछलियां पकड़ी तो उसको अपने केज में डाल दिया, सही। पर इस केज में ही रहती है, फिर वो इनकी गंदगी ज्यादातर केज में रिवॉल्व हो रही होती है, या केज से गंदगी पास होकर नीचे गिर जाती है, पर एक केज के अंदर एक मछली का रहना, उसको वो अफजाइश नहीं मिलेगी जो पूरे समंदर में घूमते हुए उसको मिल रही है। इसमें तो आपको खुद देना पड़ेगा ना दाना, और आप जब आप दाना डालोगे और आप इस माइंडसेट से इनको फिश फार्मिंग कर रहे हो कि जल्दी से मछली बड़ी हो जाए, तो आपके दाने में इस तरह के जो केमिकल फर्टिलाइजर्स मौजूद होंगे जो मछली खा के फौरन से बड़ी हो जाए। तो आप बताओ कम टाइम में फौरन से बड़ी हो जाए, तो ये तो मसनूई हुई ना, मसनूई मतलब आर्टिफिशियल ग्रोथ हुई, तो आर्टिफिशियल ग्रोथ वाली मछलियां।
और जो ये मछलियां खाएंगे उनको वो वाला न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा कि जो वाइल्ड मछली पकड़ के खाने में। क्लियर है? एनीवेज, तो ये एक्वाकल्चर है समंदर का, कि आपने केजेस बना दिए पूरे पूरे। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं यहाँ पर सारे, और फिर पर्पस लिखा हुआ है सारा। अब फॉर एग्जांपल ये जो हाथ से कांटा डाल रहा है, इसका पर्पस क्या होगा? सबसिस्टेंस फिशिंग। इतनी छोटे स्केल पे फिशिंग कर पाएगा नहीं कि खुद को पूरी हो जाए ज्यादा। जो डोरे डाल रहे पोल से, जो पोल से डोरे डाल रहे तो वो थोड़ी बड़ी मछली पकड़ पाते हैं, सही, क्योंकि उनका इक्विपमेंट अच्छा है। इक्विपमेंट अच्छा है तो बड़ी मछली पकड़ पा रहे हैं, तो वो बड़ी मछली मार्केट में बेच भी सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे नहीं, क्योंकि एक एक करके पकड़ रहे हैं ना, जालों के जाले थोड़ी निकल रहे। तो ये स्मॉल स्केल कमर्शियल फिशिंग। कौन सी? हाँ, अगर कमर्शियल है भी ना, अगर कमर्शियल है भी तो वो छोटे पैमाने पे, ये डंडों से जो एक, क्योंकि एक एक कांटा डाल के एक एक मछली निकाल ले, फिर डाले, फिर जो नेट से पूरी एक साथ हजारों मछलियां बाहर आ जाती हैं अगर, तो वो उसके अंदर तो कमाई दूसरी है ना फिर। तो वो कौन सी है? ये वाली ट्रॉलिंग। ट्रॉलिंग होती है जो डीप सी के अंदर आप जाला डाल के वो सारी मछलियां निकालते हैं, तो ट्रॉलिंग से मछलियां आती है, और गिल नेट से मछलियां आती है। तो गिल नेट से जो मछलियां आ रही है ट्रॉलिंग की बनस्बत कम होती है। ट्रॉलिंग में सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ पाते हो आप। गिल नेट किसके जरिए जो है वो ट्रॉलिंग की बनस्बत कम मछलियां पकड़ पाते हैं, इसीलिए उसके साथ भी लिखा है सबसिस्टेंस या फिर स्मॉल स्केल कमर्शियल। ठीक है, इसको स्मॉल स्केल कमर्शियल फिशिंग। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर लिखिए कॉमन स्पेशीज। स्पेशीज जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना, उनके साथ स्पेशीज का लफ्ज जब भी इस्तेमाल होता है इसका मतलब टाइप्स। स्पेशीज का मतलब टाइप्स। तो मछलियों की कौन कौन सी स्पेशीज आप पकड़ लेते हो ज्यादातर अगर आप ट्रॉलिंग कर रहे हो? तो श्रिम्प्स होते हैं, झींगे वगैरह, झींगे हो गए, कुछ लोग क्रैब्स खाते हैं, कुछ लोग स्क्विड खा लेते हैं, लॉबस्टर खाते हैं, तो वो श्रिम्प्स में आ गया सब कुछ। ठीक है, इसके अलावा क्रोकर्स पकड़ लो, क्रोकर्स होती है मुश्का मछली, कैटफिश पकड़ लो इसके अलावा। ठीक है, इसी तरीके से ये बता रहे मिसालें दे रहा, असल मिसालें हम नीचे देखेंगे। ज्यादातर समंदर से जो मछलियां पकड़ते हैं वो नीचे हम देखेंगे, तो उसी में से देख लेना है, खाली पढ़ लो एक दफा, डजंट मैटर। फिर आ जाते हैं दूसरी टाइप पे, इनलैंड फिशिंग। पहली कौन सी थी? मरीन फिशिंग। दूसरी क्या है? इनलैंड फिशिंग। अच्छा, मरीन फिशिंग में रहते हुए हमने फिश फार्मिंग को भी देखा है, एक्वाकल्चर को भी देखा है। अब आते हैं हम इनलैंड फिशिंग के अंदर। तो इनलैंड फिशिंग जो है उसकी लोकेशन, सबसे पहला पैराग्राफ है, लोकेशन कहां होती है? रिवर्स के अंदर, जमीन के अंदर की फिशिंग, जो रिवर्स पास हो रहे जमीन से वहां होती है, या रिवर्स के अलावा जो झीलें हैं, लेक्स हैं, वहां पर होती है फिशिंग। पॉन्ड्स के, लेक्स को भी बहुत छोटा कर दो अगर, तो पॉन्ड्स कहलाते हैं। अब लेक को आप जब भी लेक की बात हो तो सोचो कि आपके घर से मिसाल के तौर पे 8-10 किलोमीटर दूर तक का पूरा लेक हो, इतना इतना बड़ा लेक हो तो लेक है। लेकिन अगर आपकी गली जितना हो पॉन्ड हो गया, आपकी 2-4 गलियों जितना हो गया तो वो पॉन्ड हो गया। ठीक है, तो लेक्स और पॉन्ड्स के अंदर भी फिश होती है, डैम्स के पीछे रिजर्वायर्स में, सारी बात हो गई। और इसके अलावा कोई भी इरिगेशन चैनल्स हैं, इरिगेशन चैनल्स में क्या क्या है? कुएं, कि कहीं पर अगर कुएं बना दिए या कहीं पर खड्डे हैं तो आप पानी भर दिया, पॉन्ड्स बना दिए, या फिर कहीं पर कैनाल गुजर रहे हैं तो खुद कैनाल भी एक इरिगेशन चैनल है। इरिगेशन चैनल मतलब इरिगेशन के जराए, पानी देने के जराए। पानी देने के जराए कितने किस्म के? इनफैक्ट आप वाटर टैंकर है ना, उसमें पानी भर दो और उसमें पानी के साथ अगर मछली आ गई ना, और वाटर टैंकर को ऐसे ही छोड़ दिया तो उसमें मछलियां बड़ी हो जाएंगी। समझ आ रही है? सो इट हैपेंस कि कहीं कहीं पडल बन जाते हैं छोटे छोटे से पानी के, वहां पर भी मछलियां छोटी छोटी अगर आ गई ना, किसी भी तरह मछली का कोई वो आ गया, कोई भी उनसर आ गया, तो मछलियां आपको मिल जाएंगी वहां पर ग्रो होते हुए। सो बहरहाल जितने भी इरिगेशन, पानी के गुजर के जितने भी आर्टिफिशियल चैनल्स हैं वो इरिगेशन चैनल्स कहलाते हैं, जैसे कि कैनाल्स वगैरह, तो वहां भी मछलियां मौजूद होती है। लोकेशन बता दी। अब इनलैंड फिशिंग के बारे में कि ट्रेडिशनल तरीके से जो इनलैंड फिशिंग होती है और रिजर्वायर्स के अंदर जो फिशिंग होती है, ये रिजर्वायर्स क्या होते हैं? डैम्स के पीछे वाला हिस्सा, वहां बहुत सारी फिशिंग होती है, इनलैंड फिशिंग। इसके अलावा डैम्स तो बाद में बने, डैम्स से पहले जो थी फिशिंग वो कहां होती थी? रिवर्स और लेक्स में होती थी। ठीक है, तो नेचुरल वाटर बॉडीज में भी फिशिंग होती है, और इसके अलावा डैम्स क्या? नेचुरल, डैम तो आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है ना, उसके पीछे जो पानी आपने स्टोर कर दिया उसमें भी फिशिंग हो सकती है। टूल्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? टूल्स दोनों के अंदर आप यही कह लो कि नेट्स इस्तेमाल होते हैं, जो जाले होते हैं, इसी तरीके से रॉड्स इस्तेमाल होती है, जो रॉड से आगे रस्सी बांध के
इसी तरीके से ट्रैप्स इस्तेमाल होता है, किसी किस्म के भी ट्रैप वगैरह कर लेके जिसमें मछलियां आगे फंस जाएं, ठीक है। और इसी तरह के रिजर्वायर्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। बस रिजर्वायर्स में लार्ज स्केल फिशिंग होती है थोड़ी सी, आसपास के दरिया और नहरों की बनस्बत, क्योंकि रिजर्वायर डैम के पीछे के रिजर्वायर्स बहुत बड़े एरिया पे मबनी होते हैं, तो वहां पर ज्यादा फिशिंग बड़े पैमाने पे हो सकती है। मीठे पानी की मछली की जो स्पेशीज है वो कौन कौन सी है? हिल्सा कहो या पल्ला कहो, रहू, ट्राउट, ये अच्छा ये पल्ला और रहू जो है ना खारे पानी में भी मिल सकती हैं। कहां पर? डेल्टा वाले एरियाज में, डेल्टा रीजन है ना वहां पर, क्यों खारे पानी में रह लेती है लेकिन अंडे देने मीठे पानी में आती है। ये पल्ला और रहू इस तरह की मछलियां होती है। ट्राउट फिश नॉर्दर्न एरियाज में मिलती है, ठीक है। नॉर्दर्न एरियाज की नदियों और नहरों से के अंदर ट्राउट फिश पकड़ी जाती है। अब तो वो भी फार्मिंग हो रही है वहां भी ट्राउट फिश की। आप देखोगे नॉर्दर्न एरियाज में कभी टूर पे जाओगे तो बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाए हुए उसमें ट्राउट फिश है, कहते हैं आपको लाइव फिशिंग करके दिखाएंगे। वो फार्म है, उसके अंदर से कहां भाग गई वो फिश? वो लाइव फिशिंग है, उसके अंदर से जाले से पकड़ ली। इसी तरीके से कार्प स्पेशीज, फिशिंग इन रिजर्वायर्स के अंदर आपको कार्प स्पेशीज मिलेगी। कार्प मछली जो है ना, कार्प मछली में बहुत सारे नाम हो सकते हैं। एक बहुत मशहूर नाम है महाशेर। महाशेर पाकिस्तान की नेशनल मछली कह लो, महाशेर, ठीक है, वो दिखाऊंगा आगे। प्लेसेस जो ट्रेडिशनल फिशिंग होती है उसमें प्लेसेस कौन कौन से? दरिया है अपना पूरा, इंडस रिवर सिस्टम से जुड़े हुए सारे, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, फिर मंशर लेक, कल्डरी लेक, हालेजी लेक, ये सारी झीलें जहां पर फिशिंग हो सकती है। क्लियर है? इसी तरीके से अगर रिजर्वायर्स की बात करें तो रिजर्वायर्स किसके पीछे होते हैं? डैम्स के पीछे। तो मंगला डैम के पीछे का रिजर्वायर, वहां फिशिंग हो सकती है। तरबेला डैम के पीछे रिजर्वायर है, वहां फिशिंग हो सकती है। हब डैम के पीछे रिजर्वायर है, वहां फिशिंग हो सकती है। क्लियर है? ये डैम वाली फिशिंग है। मेथड्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? नेटिंग, नेट्स लगा सकते हो, ट्रैप्स लगा सकते हो, हैंड गैदरिंग। हैंड गैदरिंग ये कि छोटी नहर गुजर रही है ना, हाथ से पकड़ लिया या डंडे से मार के निकाल लिया। स्पेयर फिशिंग भी होती है कि आपके पास एक गन होती है, आगे जो है ना उसमें नेजे नुमा, तीर नुमा लगा होता है, उसको चलाते हो छक करके वो मछली के अंदर घुस दिया। तो आपका निशाना बहुत अच्छा होना चाहिए, एट टाइम्स आपका निशाना अच्छा भी होना चाहिए। कभी कभी आप स्पेयर फिशिंग, समंदर के अंदर बहुत बड़ा मछलियों का झुंड है ना, उस मछलियों के झुंड में एक स्पेयर चला देते हो, किसी ना किसी को तो लग ही जाता है। कभी कभी आर पार होकर 2-3 भी आ जाती है। स्पेयर फिशिंग ऐसी होती है और लोग करते हैं। सो बहरहाल ये फिलहाल हम इनलैंड की बात कर रहे हैं, दरिया समंदर की बात नहीं कर रहे। कास्टिंग, कास्टिंग क्या होती है? कास्टिंग वही होती है रस्सी डालना, वो मतलब कांटा डालना, जो ऊपर दिखाया ना पोल के जरिए, डंडे के जरिए कांटा डालो या हाथ से डाल दो, वो कास्टिंग कहलाती है। तो बोट्स में जाके दरिया के ऊपर बोट्स लेके गए और कांटे डाले और वहां से निकाल ली। तो बहुत सारे अगर रिवरीन फॉरेस्ट जो है ना, रिवरीन कौन से होते हैं? जो दरिया के पानी के आसपास उगते हैं वो वाले फॉरेस्ट, उसके दरमियान आप छोटी छोटी बोट्स लेके जाए और वहां पर कांटा डाले, आपको मछली मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वहां फॉरेस्ट भी है ना, तो न्यूट्रिशियस एरिया है, वहां पर बहुत सारी मछली उगने के चांसेस है, क्योंकि मछली की खुराक वहां मौजूद है। फॉरेस्ट से गिरते होंगे पत्ते, फॉरेस्ट के नीचे जड़े जाती होंगी, तो वहां से मछली को खुराक मिल जाती होगी ना, तो वहां पर मछली ज्यादा मिल सकती है आपको रिवरीन फॉरेस्ट के पास। इसी तरीके से जो डेल्टा रीजन है जहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है, वहां पर भी बहुत सारी मछली मिलती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इनलैंड के अंदर भी फार्म फिशिंग होती है। इनलैंड फिशिंग के भी फार्म्स होते हैं। कैसे? आपने पॉन्ड्स बना दिए या दरिया के अंदर केज बना दिए, सही है, ये छोटे छोटे पॉन्ड बना दिए, दरिया की मछली, वहां पर आपने ब्रीडिंग की। तो बहरहाल यहां पर ये दोनों बता दिया आपको, इनलैंड और इसके अलावा बताया पर्पस कि अगर आप नेट्स डाल, ये देखो दरिया के साथ ना आपको ज्यादातर सब्सिस्टेंस का लफ्ज मिल रहा है, क्योंकि दरिया वाली जो वो इनलैंड जो फिशिंग है ना, मेरीन फिशिंग तो आपकी कमर्शियल हो सकती है। जो आपकी दरिया वाली मछली है ना, वो आप एक हद तक बहुत ज्यादा इतनी क्वांटिटी में नहीं पकड़ पाते जितनी समंदर से पकड़ पाते, तो वो सब्सिस्टेंस ही होती है कि इलाके के चंद लोगों ने निकाल ली मछली, पकड़ ली और वो इलाके में ही बिक गई, इलाके से बाहर तक भी नहीं गई, तो अपने अंदर ही अंदर पूरी हो गई, इलाके को, एक खानदान को पूरी हो गई या एक पूरे गांव को पूरी हो गई, बस दैट्स इट। वो जो कमर्शियल होती है ना, लार्ज स्केल मार्केट पे बिकती है, पूरे पूरे शहरों में सप्लाई होती है और एक्सपोर्ट भी होती है, उस लेवल की फिशिंग नहीं होती है मीठे पानी वाली, ठीक है। या ज्यादा ज्यादा विजिटर और टूरिस्ट चले गए तो ट्राउट फिश खा ली शौक से। अब मरीन फिशिंग हमारी इतना हमें समझ में आ गया कि समंदर पे होती है। अब समंदर पे हमारे जितना भी एरिया, कहीं से भी बोट निकल जाएगी और फिशिंग करेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। अलग अलग जगहों पर पोर्ट्स बने हुए हैं, उन पोर्ट्स के ऊपर कश्तियां आकर पार्क होती है। जिस तरह गाड़ियां पार्क होती है, सही ना, गाड़ियों की पार्किंग बनी हुई होती है, वैसे ही कश्तियों के डॉकिंग स्टेशंस होते हैं। और डॉकिंग स्टेशंस कहाँ होते हैं? पोर्ट्स के ऊपर होते हैं।
इतनी बड़ी कोस्ट है, कहीं भी ऐसी थोड़ी कश्ती आगे रुक जाएगी। कोई इलीगल एक्टिविटी थोड़ी हो रही है, माल स्मगल कर रहे हो तो चलो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एक जगह जिस जगह की बात करोगे कश्तियां रुकती हैं और वहां पर माल उतरता है, तो उसका पूरा जो स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है वो होते हैं पोर्ट्स, ठीक है। और पोर्ट्स के ऊपर ही डॉकिंग स्टेशंस होते हैं कि जहां आके सारी कश्तियां रुकती हैं, ठीक है जी। मरीन फिशिंग के हवाले से यहाँ पर कुछ पोर्ट्स की अगर बात करें, गवादर पोर्ट, पसनी, उड़मारा, ये तो मकरान कोस्ट के ऊपर मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा कराची कोस्ट के ऊपर भी जो है ना, कराची के जो पोर्ट्स है, इस मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट है, अभी इसको मैप में तुम्हें दिखाऊंगा मैं सारे पोर्ट्स। तो यहाँ पर ये मरीन फिश है सारी जो समंदर से पकड़ी जाती है। रेड स्नैपर, इसके लोकल नेम्स भी लिखे हुए हैं आगे। रेड स्नैपर हीरा मछली, क्रोकर मुश्का, लोकल नेम इसका है मुश्का। माही माही, इसका नाम अमलोष्क है, अमरोज भी है इसका नाम। कोई भी फिश हेड होगा ना, वो सी फूड हेड होगा, उसको पता होंगे नाम सारे। रहू मछली, अच्छा रहू मछली मीठे पानी में भी होती है, खारे पानी में भी होती है, दोनों में सर्वाइव कर जाती है, पर इनकी जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स है वह है मीठा पानी। तो अगर ये खारे पानी में भी मिल रही है तो इसके जो अंडे है वो आपको ये डेल्टा रीजन में मैंग्रोव्स के पास देगी, जहां पर मीठा पानी आ रहा होता है, खारे पानी से मिल रहा होता है। तो रहू मछली हो गई। इसी तरीके से दंदिया मछली सुना होगा नाम, कुंड एक मछली नाम सुना होगा जिसको कहते हैं बैराकुडा। बैराकुडा में भी मतलब एक्साम होती है, बहरहाल हर मछली में एक्साम है। बैराकुडा फिश अगर आपने नीमो देखा हो तो उसके अंदर शुरू में जो है ना बैराकुडा फिश आती है, नीमो कार्टून के अंदर मछली का जो अंडा होता है वो खा के चली जाती है बैराकुडा फिश, सही। तो अक्सर पाकिस्तान की जो स्पेयर फिशिंग करते हैं ना, जाके तीरों से फिशिंग करते हैं समंदर के अंदर जाके, तो वो बैराकुडा के झुंड के अंदर एक अपना शॉट लेते हैं और उसमें कोई भी बैराकुडा हाथ में आ जाता है, क्योंकि ज्यादातर झुंड में ट्रेवल करती है बैराकुडा। इसी तरीके से मशहूर जमाना पॉम्फ्रे जिसको पापलेट कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से किंग फिश इंग्लिश में नेम है, उर्दू में उसको कहते हैं सुरमई मछली, इंग्लिश में किंग फिश है नाम। डांगरी, दैट बेटकी नाम, आई डोंट नो, ये अंग्रेजी कोई और नाम लग रहा है। इसी तरीके से सैल्मन मछली बंगाल के रीजन में ज्यादा मशहूर है। यह है इंडियन सैल्मन जो पाकिस्तान में दिखती है, जिसको लोकल नेम है रामस कहलाता है। ये सारे प्रॉन्स हो गए, प्रॉन्स झींगा होता है, डामा, ये यू विल नॉट रिमेंबर दीज नेम्स, जस्ट सेइंग दैट दीज आर, जो ब्रैकेट्स में लिखे सारे लोकल नेम्स हैं, गुड टू नो। और कभी मछली खाने जाओ तो ये पता हो तो अच्छी बात है। इनलैंड फिश की मिसाल देते, तो दोबारा रहू मछली आ गई, क्योंकि रहू मछली फ्रेश वाटर में भी जी सकती है और रहू मछली खारे पानी में भी जी सकते हैं, लेकिन रहू मछली के जो अंडे वो तो फ्रेश वाटर में ही जीते हैं। तो अगर ये खारे पानी में है तो भी अंडे देने आएगी तो फ्रेश वाटर में, और जब खारे पानी से फ्रेश वाटर की तरफ आती है तो क्या चांसेस है, कौन सा रीजन होगा, वो डेल्टा रीजन होगा जहां ये ट्रेवल करके आएगी, राइट। फिर कैट फिश, सिंगाड़ा मछली, ये अक्सर हमारे जो मछली वाले गुजर रहे होते हैं, जो कहते हैं स्ट्रीट हॉकर्स कहलाते हैं, जो रास्ते में आपको गलियों में रेड़े वाले या साइकिल वाले जो गुजरते हैं वो स्ट्रीट हॉकर्स कहलाते हैं। तो अक्सर हमारे स्ट्रीट हॉकर्स जो है उनके पास ये तमाम मछलियां होती है जो ऊपर से नीचे दिखा रहा हूं। अच्छा, यहां पर ये लिखा है महाशेर, ये कार्प मछलियों की इकसाम है बहुत सारी, उसमें से एक किस्म है महाशेर, पाकिस्तान की नेशनल फिश कहलाती है महाशेर, और ये नॉर्दर्न एरियाज के अंदर मीठे पानी के एरियाज में मिलती है। फिर पल्ला मछली एक बहुत मशहूर मछली है, लोग दूर दूर से जाते हैं सिंधु दरिया किनारे पल्ला मछली खाने, तो उसके ऊपर सॉन्ग्स भी बने हुए हैं, मतलब इस तरह की। ट्राउट फिश आपको नॉर्दर्न एरियाज के अंदर मिलेगी, ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज में ठंडे पानी जो की नहरें जो गुजर रही है वहां मिलेगी, एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फिश। ये फिश है, ये समंदर की जो पहाड़ों, वो समंदर कह रहा हूं, दरिया की जो पहाड़ों से नहरें बह रही है ना, कितना तेज प्रेशर होता होगा वहां, ये अगेंस्ट दैट टाइड, अगेंस्ट दैट वेव्स, वो जितनी पहाड़ों से नहरें उतर रही हैं, दरिया सिंध का हिस्सा बन रही है, तो वो नहरों के अगेंस्ट ये जो है ना स्विम करके ऊपर सरवाइव करती है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग फिश है ये ट्राउट फिश, और इसीलिए इसको कैच करना भी मुश्किल है। कैच कर भी लेते हो ना आप तो वे आपको घसीट के ले जा सकते हैं अगर थोड़ी भी बड़ी होगी तो, सही। फिर अगेन इनलैंड फिश में भी एक्वाकल्चर, इनलैंड फिश हो या मरीन फिश हो, उसमें एक्वाकल्चर तो है ही शामिल, और ये तमाम मछलियां इनकी फार्मिंग हो सकती है, सही है। इनकी फार्मिंग कर रहे हैं तो आपकी एक्वाकल्चर कर रहे हैं। जिस फिश की फार्मिंग हो रही है तो वही फिश ब्रीड होगी, तो वही और बनेंगी, ठीक है। जो खारे पानी की मछलियां हैं
मरीन वाटर की मछलियां हैं जो, उनकी अगर फार्मिंग कर रहे हो तो उसमें आपको मरीन वाटर वाला टच देना भी पड़ेगा अगर आप पॉन्ड्स में कर रहे हो। या ज्यादा चांस है मरीन वाटर की फार्मिंग, पता है किस तरह होती है कि मरीन वाटर के अंदर ही आप केजेस बना देते हो, ऐसी जगह जहां जमीन करीब हो ना, समंदर जमीन शैलो हो थोड़ा सा जगह, तो वहां पर केज बना देते हो ताकि समंदर के अफजाइश उनको मिलती रहे। पर अगेन फार्मिंग से फिर भी वो बात नहीं आती जितनी वाइल्ड मछली की अपनी होती है। फिशिंग पोर्ट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो फिशिंग पोर्ट्स है, ये मरीन फिशिंग की बात, ये देख रहे हो पाकिस्तान का EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये है, 200 नॉटिकल माइल दूर जो है, ठीक है। यहां से टकरा रहे किसका, ओमान का इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईरान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इंडिया का, ठीक है। और इन सब के दरमियान बीच में जो रह गया हिस्सा वो है इंटरनेशनल वाटर का हिस्सा, ठीक है। पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसमें सिंध में बात करें तो 2 पोर्ट्स है, पोर्ट ऑफ मतलब कराची पोर्ट है और पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम, सही, कराची पोर्ट और मोहम्मद बिन कासिम। फिर और आगे आ जाए तो ये अब कौन सी कोस्ट पे हम आ गए, मकरान कोस्ट। मकरान कोस्ट पे क्या, उड़माड़ा का पोर्ट है, पसनी पे पोर्ट है, गवादर पे पोर्ट है, जीवानी पे पोर्ट है। गवादर जीवानी ईरान के बहुत करीब है, जिस तरह गवादर का पोर्ट है ना, वैसे ही ईरान का इसी नुक्कड़ पर है चाबहार पोर्ट, चौबहार पोर्ट कहलाता है वो, ठीक है। वो ईरान और इंडिया का आपस में, जिस तरह पाकिस्तान और चाइना का है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वैसे ईरान और इंडिया के दरमियान चौबहार पोर्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं है सो फार, सही। तो नेवर नो, चेंज होता रहता है वक्त के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह। गवादर पोर्ट, जीवानी, पसनी और मान, ये सारे क्या है, मकरान कोस्ट और कराची और पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम, ये सिंध के पोर्ट्स है, सिंध में रहते हो, कराची के पोर्ट्स है दोनों। फिशिंग पोर्ट्स ऑन द सिंध कोस्ट, सिंध कोस्ट पे कराची पोर्ट है, पोर्ट मोहम्मद बिन कासिम और इंडस डेल्टा, क्योंकि सिंध से ही गुजर रहा है ना दरिया सिंध का पानी, और डेल्टा रीजन यहां बना रहे हैं, तो ये जो डेल्टास का रीजन है ना, ये सारा सिंध पे बन रहा है। तो इसलिए दो तो कराची पोर्ट और मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट के अलावा फिशिंग और कहां होती है, इंडस डेल्टास के अंदर। और इंडस डेल्टा के अंदर बहुत किस्म की फिशें मिल सकती है, क्योंकि उसमें खारे और मीठे पानी दोनों का इफेक्ट मौजूद है, क्लियर है। तो वो तमाम फिशें जो खारे में भी सर्वाइव करते हैं और मीठे में भी सर्वाइव करते हैं, वो तो मिल जाएंगी यहाँ पर। फिशिंग पोर्ट्स ऑन द बलूचिस्तान कोस्ट बोल रहा हूँ बार बार, कोस्ट है, तो बलूचिस्तान कोस्ट के ऊपर जैसे दिखाएं तो उन सबका जिक्र यहाँ पर मौजूद है नीचे, ठीक है। उनके एक लाइनर पढ़ लेंगे आप। ये जैसे गवादर पोर्ट जो है ना, बलूचिस्तान के जितने पोर्ट्स हैं उसमें सबसे अगर हर पोर्ट पे फिशिंग होती है, और भी बहुत कुछ होता होगा, सिर्फ फिशिंग नहीं होती, पानी के जहाज आते हैं बड़े बड़े, उसमें माल आता जाता है, फिशिंग भी होती है। तो इन तमाम बलूचिस्तान के तमाम पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, गवादर। तो फिशिंग भी सबसे ज्यादा गवादर पोर्ट की तरफ ही होती है, बलूचिस्तान पोर्ट में, क्लियर है। तो वहां पर यही बात करें। फिर जितना बड़ा पोर्ट होता है, इस पोर्ट से जब पानी के जहाज जो है या बोट्स जो है वो डॉक हो गई पोर्ट के ऊपर, फिर माल उतर के उस पोर्ट के आसपास ही बनी होती है आइस फैक्ट्रीज, बर्फ की फैक्ट्रीज, वहां से बर्फ डाली जाती है उन मछलियों पे, या मछलियों को रेफ्रिजरेशन सेंटर्स के अंदर डाल दिया जाता है, जहां पर मछलियों को रखा जाता है। क्योरिंग यार्ड्स बने होते हैं पूरे मछलियों को क्योर करने के, पूरे वो बने होते हैं, आपके पूरे ब्लॉक्स ऐसे बने होते हैं कि जो बिल्कुल शेड है, रेफ्रिजरेशन प्रॉपर मौजूद है, ताकि मछलियां ठंडे टेम्परेचर में रहे तो सड़े ना, डिकम्पोज ना हो जाए, ठीक है। फिश के क्या क्या यूसेज है, लोकल कंजम्पशन के लिए काम आती है, खाने पीने के लिए आप लोकली, अगर आप खुद पकड़ रहे हो फिश तो फैमिली खा सकती है, आपके इलाके के अंदर एक झील बह रही है तो वहां से पूरा इलाका मुस्तफीद हो सकता है, तो एक तो कंजम्पशन के काम आती है। फिर आपके मुल्क की इकोनॉमी में भी बड़ा सपोर्ट करती है। हमारे मुल्क में जीडीपी का 2.5% हिस्सा जो है वो फिशिंग से आता है। हमारे मुल्क की जीडीपी बहुत सारे एरिया से आती है ना, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से बड़ी कमाई, एजुकेशन सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से, यू नेम इट, लाइक बहुत किस्म की फैक्ट्रीज है, बहुत किस्म के सेक्टर्स है जहां से हमारे मुल्क की पूरी जीडीपी बनती है। पूरे मुल्क की जो है पूरे साल कितनी इनकम्स हुई वो जीडीपी है ना, तो उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट कौन सी क्या चीज करते हैं, फिशिंग। 2.5% एक बहुत बड़ा अमाउंट कहलाता है 2.5%, ठीक है। हमारे मुल्क की जीडीपी का कहां से ड्राइव होता है, फिशिंग से। और इसके अलावा फिशिंग पाकिस्तान के फॉरेक्स अर्निंग्स में भी सपोर्ट करती है, फॉरेन एक्सचेंज कमाने में, डॉलर कमाने में मदद देती है फिशिंग। जरूरत से ज्यादा अगर आपने फिशिंग कर ली, मतलब फिश पकड़ ली, तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो उसको पैक वैक करके। इट इज यूज फॉर पोल्ट्री फीड। फिर फिश की जो बाय प्रोडक्ट्स हैं,
जो फिश से मीट वगैरह निकालने के बाद इसके अलावा बाय प्रोडक्ट्स है, उसको पोल्ट्री का फीड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोल्ट्री क्या? मुर्गियां। मुर्गियों की जो फार्मिंग होती है उसको पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं ना। तो मुर्गियों का जो फीड होता है वो किससे बनता है? फिश की बाय प्रोडक्ट से। फिश की बाय प्रोडक्ट्स क्या होंगे? वो तमाम उसके जो भी फेंकने वाले आज़ा हैं जो नहीं खाए जाते, तो वो उसकी उनको इस्तेमाल करके, या फिर कुछ थोड़ी सी सड़ी हुई फिश है जो अब इंसान नहीं खा रहे, पुरानी हो गई है, तो वो सब किस में इस्तेमाल हो जाती है? पोल्ट्री का फीड बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है, मुर्गों का फीड बनाने के लिए, या फिर जमीन के फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। जब जमीन पे डालते हो ना फर्टिलाइजर्स, अब कितना सारा सिल्ट तो डैमों के पीछे रह जाता है, बह जाता है डेल्टास के अंदर, तो अब जमीनें बहुत सारी हैं, उनको अगर हमवार करना है तो नेचुरल प्रोसेस से तो इतने ही ज्यादा एलुवियम आ नहीं रहा, तो अब क्या करें? अब केमिकल फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं। फर्टिलाइजर्स किससे बनते हैं? बहुत किस्म की चीजों से बनते हैं, जिसमें से एक चीज क्या है? फिश भी शामिल है, कि फिश पुरानी या डीकम्पोज फिश जो कि खाई नहीं जा रही है, बेची नहीं जा सकती, उससे मिल मिला के मुर्गियों का फीड बनाया, या जो आपके फार्मिंग के अंदर क्रॉप्स के लिए फर्टिलाइजर्स बनाने, वो उसका इस्तेमाल में आती है। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं? यूजेस ऑफ फिश, कि फिश किन किन इस्तेमाल में आ सकती है। फिश ऑयल बनाने के, फिश मछलियों का तेल भी बनता है और ये बहुत सारे मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। फिश ऑयल जो है बहुत सारे मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता है, तो फिश का इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में भी मौजूद है। क्लियर? इंडस्ट्रीज के अंदर फिश का काम है, मतलब इंडस्ट्रीज जो बहुत आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ठीक है, उसके अंदर फिश का क्या काम है? आप पीछे ही देख लें, फर्टिलाइजर्स है, अगर कोई इंडस्ट्रीज फर्टिलाइजर्स बना रही है तो उसको क्या काम है? फिश चाहिए ना उसको, उसी के जरिए फर्टिलाइजर्स बनेंगे। एक्वाकल्चर, फिश किस काम आती है? फिश हमारे जो फार्मर्स हैं, अच्छा ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, बहरहाल मैं फिर भी बताता हूं, फिश जो है हमारी फार्मिंग के लिए इस्तेमाल भी होती है। जो दरिया से मछली पकड़ी है वो फार्म्स में डलती है, फिर उससे फार्मिंग भी होती है, तो फिश फार्मिंग के लिए भी फिश इस्तेमाल होती है। और फिश फार्मिंग से जो फिश निकलते हैं वो किस लिए इस्तेमाल होती है? खाने में इस्तेमाल होती है, पोल्ट्री फीड में। सही है, तो फिश को उगाने के लिए उगती नहीं है, पैदा होती है। फिश जो है खुद फिश को ब्रीड करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, इस्तेमाल में। प्रोसेस्ड फिश किस काम आती है? कि अगर आप फिश को प्रोसेस कर दो, मतलब काट कूट के छोटे पीस बना के कैंस में पैक कर दो, तो क्या होगी? वो फ्रोजन फूड के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, जो नहीं फ्रिजेस में रखा होता है फ्रोजन फूड के तौर पे, रेडी टू ईट, कि बस निकाला और पकाया, मतलब उसको माइक्रोवेव में गर्म किया और खा लिया। या कैनिंग, उसकी कैंस में बंद करके पैक कर करके उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो आप। एक तो है ना पूरी पूरी मछली एक्सपोर्ट की, उसमें इतना प्रॉफिट है जितना इसमें प्रॉफिट है। मछलियों के पीसेस अलग किए, उसकी कटिंग वटिंग की और उसको कैंस में पैक कर करके एक बाकायदा ब्रांड नेम दिया और एक्सपोर्ट किया या सेल किया, उसमें ज्यादा कमाई होती है। और उसमें एक और फायदा ये, जो वेस्टेज है उसको फिर उससे फीड बना लिया या फर्टिलाइजर्स बना लिया। क्लियर है? एम्प्लॉयमेंट, फिश एम्प्लॉयमेंट बनाती है। कैसे? फिश से एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जॉब्स मिलती है। किसको? जो फिश पकड़ रहा है उसको मिली जॉब्स, जो फिश को सेल कर रहे हैं सारे मजदूर, उसको जो आपकी आइसिंग, जो आइस बनाती है, आइस की फैक्ट्रीज है वो चलती है इससे। कितने सारे इदारे चल जाते हैं फिश पकड़ने से ना, कितने सारे बिजनेसेस। जब बिजनेसेस रन हो रहे हैं तो लोगों को जॉब्स भी मिल रही है, राइट? तो ये इसलिए काम आती है। डेवलपमेंट इन फिशिंग, आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि कैंडिडेट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन कर सको कि फिशिंग मेथड्स में और प्रोसेसिंग टेक्निक्स में इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती है। फिशिंग के मेथड्स क्या है? बोट जाती है, मछली पकड़ के आती है, तो क्या ही हो जाए कि वो बोट्स बड़े ट्रॉलर्स हो जाएं, तो नेट डाल के ज्यादा मछली पकड़ सके, राइट? ट्रॉलर्स है ना, बड़े नेट्स डाल सकते हैं। फिर मैकेनाइज्ड बोट्स हो, मैकेनाइज्ड मतलब मशीनें हो बोट में लगी हुई, ये नहीं कि आपने कांटा डाला और मशीनें लगी हुई कि कांटा खुद डले और खुद उसके साथ कोई आपने सेंसर्स वगैरह लगा दिए कि फील हो जाए कि मछली कोई वाइब्रेशन हुई। जो स्ट्रिंग मतलब वो जो डोरी डालते हैं उसको स्ट्रिंग कहते हैं, जो स्ट्रिंग डाली उसमें वाइब्रेशन होती है तो इंसान जब खींच लेता है, तो ऐसे मशीनें भी अगर लर्न कर ले, एआई का दौर है भाई, तो हो सकता है सब तो खुद ही इस तरह से कैच हो जाए। इसके अलावा एडवांस इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाए, फिशिंग रॉड्स बड़ी एडवांस होनी चाहिए, ताकि इतनी स्ट्रॉन्ग मटेरियल की बनी होनी चाहिए कि बड़ी मछली पकड़ी जाए तो उसको फिशिंग रॉड सस्टेन कर सके, ये ना हो कि वो टेढ़ी मेढ़ी होकर टूट जाए या बड़ी मछली पकड़ ही नहीं सकती। सही है जी। इसी तरीके से आपके जो है फिशिंग बोट्स के सेंसर्स होने चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। सेंसस कहते हैं वैसे तो मर्दमशुमारी को,
मर्दमशुमारी मतलब सब काउंट होते हैं उसमें। सेंसस का मतलब अफराद को काउंट करना, सेंसस का मतलब होता है अफराद को काउंट करना। कह रहे फिशिंग बोट्स का भी सेंसस होना चाहिए कि हमारे समंदर में कितनी फिशिंग बोट्स हैं टोटल जो मछली ले जाती आती है, तो इससे पता चलेगा हुकूमत को कि अभी हमारे पास कितना पोटेंशियल बाकी है। अब हुकूमत को पता चलता है कि हमारे पास तो चंद कोई 10-1,000 बोट्स ही हैं जो फिश पकड़ने जाती है, तो आप सोचते 10,000 बोट्स है सिर्फ, और इतना बड़ा समंदर है, बहुत फिश पकड़ी जा सकती है, तो क्यों नहीं और पकड़ी जा रही या क्यों दूर तक नहीं जा रही? और जो 10,000 बोट्स है उसमें से बड़ी शिप्स के बड़ी बोट्स जो ट्रॉलर्स होते हैं वो कितने, जो 30-40-50 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। इस ये काउंट जब मौजूद होता है तो गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग कर पाती है कि इसका मतलब है हमें और डॉकिंग स्टेशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि जो 10,000 बोट्स हैं वो आपस में है तो बहुत कम समंदर के लिहाज से, लेकिन हम जब डॉक करने की बारी आती है ना तो वो फंस रही होती है, ट्रैफिक हो जाता है बोट्स का। तो इसका मतलब अगर हम और डॉकिंग स्टेशंस बनाएंगे तो वो शिप्स इधर उधर और ज्यादा जगहों पर डॉक करेंगी, जितनी जगह मिलेंगी डॉक करने के लिए तो फिर लोग और कश्तियां जो है ना वो लेके आ सकते हैं। वरना तो एक जो फिशरमैन है उसका सिर्फ डॉकिंग स्टेशन से निकल के मछली पकड़ के लाके फिर डॉकिंग स्टेशन से लाने पार्क करके फिर मछली उतारने का जो टाइम है उसमें मछली पकड़ने में लेट्स सपोज 6, 8, 10, 12 घंटे लगते हैं, और बाकी 2 घंटे निकलने और 2 घंटे लाने में जो सिर्फ डॉकिंग स्टेशन में पार्किंग ढूंढने में लगता है, तो वो एक बड़ा टाइम वेस्ट है उसके लिए। तो क्यों ना हम डॉकिंग स्टेशन और बनाते हैं। तो इस प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि मछलियों का फ्लीट है कितना, फ्लीट मछलियों का कितने कितने सारी मछली नहीं बोट्स का फ्लीट कितना है पता होना चाहिए गवर्नमेंट को, कि बोट्स का जितना ज्यादा फ्लीट है तो उतने ज्यादा डॉकिंग स्टेशंस चाहिए और इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी फिशरमैन को कि वो और फिशिंग कर। तो इस तरह से आप फिशिंग मेथड्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर फिशिंग तो कर ली, उसकी प्रोसेसिंग टेक्निक। फिशिंग का मतलब तो फिश पकड़ ली ना, फिश आपने पकड़ ली, ये बहुत सारी फिश आपने पकड़ ली, बहुत सारी है ना, रेड़े भर भर के फिश ले आया बहुत सारी। इस फिश को प्रोसेस करना है, ये फिश जाएगी मार्केट में, कुछ तो यूं सेल हो जाएगी कि लोकल कंजम्पशन के लिए, बाकी फिश प्रोसेस होके उससे कुछ प्रोसेसेस होंगे कि कटेगी, मटेरियल अलग होगा, बाय प्रोडक्ट्स अलग होंगी, वेस्टेज अलग होगा, उसे फीड वीड बनेगा, कटने के बाद कैनिंग में चली जाएगी। तो ये है प्रोसेसेस सारे, रेफ्रिजरेटर्स में जाएगी, फ्रिजेस में जाएगी, कोल्ड फैक्ट्रीज में जाएगी, कोल्ड स्टोरेज जिसे कहते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस है। तो उसमें इंप्रूवमेंट कैसे होगी कि भाई आप अपने ट्रेडिशनल मतलब रिवायती तौर तरीके, ट्रेडिशनल का लफ्ज आ जाए या कन्वेंशनल का लफ्ज आ जाए, मतलब वो जो पुराने तौर तरीके आ रहे हैं, तो आपके जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उनसे थोड़ा सा दूर होके, क्या आप थोड़ी सी बर्फ ले आए मछली पे डाल दी, फिर मछली जब तक बिक नहीं गई बर्फ डाल डाल की आपने, इससे बेहतर आप थोड़े से वो कोल्ड स्टोरेजेस बनाए जहां पर सेंट्रलाइज्ड कूलिंग सिस्टम मौजूद हो, कि सारी मछली जितनी भी आ रही वहां जा रही है तो वहां कोई सड़ नहीं रही, जितनी लोकली बिक गई, और बाकी जो मछलियां सारी उसमें से बाय प्रोडक्ट्स अलग हो गई, और उसमें से फिर काट काट के कैनिंग की, प्रॉपर तरीके से कैन करके उसको लेबलिंग की, ब्रांडिंग की और बेची। तो इसके लिए बाकायदा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, आइस फैक्ट्रीज बनानी पड़ेगी, कोल्ड स्टोरेजेस बनानी पड़ेगी, फिश क्योरिंग यार्ड्स बनाने पड़ेंगे जहां पर फिश सर्वाइव रह सकती है आपकी पकड़ी, सड़ ना जाए। क्लियर है? तो इस तरह से आपके प्रोसेस इंप्रूव होगा, राइट। फिर क्रिएट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, फिर जब फिश इतनी सारी रखी उससे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स भी बनाओ, सिर्फ ये नहीं कि फिश पूरी की पूरी बेच दी। ये वैल्यू एडिड प्रोडक्ट है ना कि एक पूरी फिश बेचो, उसकी बनस्बत काट के कैंस में बना के बेचो, उसको हाफ कुक करके बेचो। रेडी टू ईट मील होता है ना हाफ कुक्ड, कि पैकेट काटा, निकाला, गर्म किया और खा लिया, तो ये फ्रोजन फूड, तो फ्रोजन फूड बना के उसको बेचो। ये अलग बात है कि उसमें कितनी इफादियत है, कितने न्यूट्रिशियस वैल्यू, आज का दौर तो जो है ना ये अच्छी समझते हैं कि अच्छी चीज नहीं है, वो एक अलग अवेयरनेस है हेल्थ फैक्टर वाइज, लेकिन हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। पर यहां सिर्फ उस नजर से देख के भी बोला, अगर कमाना है प्रॉपर तरीके से तो उसको डायरेक्ट फिश के तौर पे बेचने से बेहतर है आप उसको कैनिंग करके बेचो, उसकी प्रॉपर कैंस में डाल के, तो आपको ज्यादा वैल्यू मिलेगी उसकी। क्लियर? और इसके अलावा अपने क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रांग रखो। ये नहीं कि बेकार सी मछलियां या सड़ी हुई मछलियां जो है वो आपने गलती से काट के पैक कर दी, क्योंकि वो अगर एक्सपोर्ट हुई और किसी ने खाई और उसमें प्रॉब्लम हुआ तो वो मुल्क फिर ऑर्डर नहीं करेगा आपके मुल्क से कि यहां से माल सही नहीं आ रहा।
तो आप अपना क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए कि आप अश्योर करो कि बिकने से पहले अच्छी क्वालिटी की चीज जा रही कि नहीं। खराब क्वालिटी हो गई तो आप क्या करें? आप क्या कर सकते हैं खराब क्वालिटी की मछली का? एक मछली है जो क्या बिक नहीं रही है, पुरानी हो गई, क्या कर सकते हैं? फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं या मुर्गियों का फीड, पोल्ट्री का फीड बना सकते हैं। क्लियर? तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के जरिए आपको डिसाइड होगा कौन सी बेचनी है और कौन सी इधर उधर इस्तेमाल करनी है। इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, फिर आप इनकरेज करो इन्वेस्टर्स को कि भाई मछलियों के काम में भी बड़ा फायदा है। आप सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, एजुकेशन में, हेल्थ में, कपड़ों के काम में इन्वेस्ट कर रहे हो, बहुत किस्म की चीजों में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पढ़े लिखे लोग आएंगे तो वो लोगों को दिखाएंगे, मतलब इन्वेस्टर्स को बताएंगे कि ये भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि हमारे यहाँ इतना समंदर पड़ा हुआ है जिसको हम एक्सप्लोर, जिसमें से बहुत मछली उठा सकते हैं, हमें इससे बोट्स चाहिए, या फिर हमारी बहुत सारी मछली सड़ जाती है, बहुत अच्छी वैल्यू में बिक सकती होती, सिर्फ सड़ती इसलिए क्योंकि आइस फैक्ट्रीज मौजूद नहीं है। तो आइस फैक्ट्री बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट दे दें हमें, आइस फैक्ट्री बनाएंगे, उसके अंदर बहुत सारी मछली कोल्ड स्टोरेज होगी, फिर वहां से हम उसको प्रोसेस करके बेच सकते हैं। सही है जी? सो आप इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा फिशिंग मेथड्स में एक और इंप्रूवमेंट मैं आपको बताऊं, यूज प्रिस्क्राइब्ड sized nets to ensure that breeding fish is not caught। ऐसे नेट्स यूज करें कि जिसके अंदर मतलब खाने थोड़े बड़े बड़े हो, ताकि वो मछली जो बहुत ही छोटी है वो उस नेट पे पकड़ी ना जाए और गुजर जाए उसमें से। तो इससे क्या होगा? सिर्फ बड़ी मछली हाथ में आएगी। क्लियर है जी? इससे क्या होगा? सस्टेनेबल फिशिंग होगी ना, कि जो छोटी मछली है उसको बड़ा होने का मौका मिला, वरना वो छोटी मछली आपके काम तो आएगी नहीं। ऊपर से जब नेट आपने उठाया तो बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां पिचक्के मर जाएंगी अंदर ही, फायदा नहीं है। सो आपने नेट के खाने जो है बड़े बड़े खुले खुले रखे, कि उस इतने खुले रखे कि बहुत बड़ी मछली ना गुजर जाए, लेकिन जो छोटी मछली वो ट्रैप ना हो, वो निकल जाए। हो सकता है ना ऐसा कि जाले इस तरह के बनाए आप। प्रॉब्लम्स इन द फिशिंग इंडस्ट्री एंड सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस। फिशिंग इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस क्या हैं, कि उनको सस्टेनेबल करने के लिए क्या सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए फिशिंग इंडस्ट्री हमारी किन मसाइल से गुजरती है, या क्या मसाइल क्रिएट करती है, और क्या आप उसको कितना डेवलप कर सकते हैं ताकि वो सस्टेनेबिलिटी रहे उसके अंदर। वही एक तो ये है फिशिंग इंडस्ट्री का वाटर पोल्यूशन, खास तौर पे अगर आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट है, किसी किस्म के केमिकल्स इंडस्ट्री वेस्ट कर रही है, दरिया के पानी में बहा रही है, समंदर के पानी में बहा रही है, तो उससे कितनी मेरीन लाइफ खराब हो जाएगी, मेरीन लाइफ कितनी खराब हो जाएगी, फिश कितनी पॉइजन वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर हो जाएगी ना जब आपकी, तो फिश वहां सर्वाइव नहीं कर सकती, या सर्वाइव करेगी तो बीमारियों के साथ हो जाएगी, फिर आप पकड़ोगे, आप खाओगे तो आपकी प्लेट तक बीमारियां पहुंच रही है। क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्टेज, जो फैक्ट्रीज का वेस्टेज है, उसने दरिया और समंदर को कंटेमिनेट किया। कंटेमिनेट करना मतलब गंदा किया या पॉइजनस कर दिया। उससे क्या हुआ? मछलियां बहुत सारी तो मर गई, और जो सरवाइव कर गए उसमें भी बीमारियां हैं अब, और वो मछलियां पकड़ के आप खा रहे हो तो आपकी प्लेट तक बीमारी पहुंच गई। क्लियर है? सो ये फिशिंग इंडस्ट्री के साथ एक प्रॉब्लम है कि पानी का पोल्यूशन होता है। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए यही सॉल्यूशन है कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं या जितने भी नाले के निजाम हैं, उनको हम इस तरीके से स्ट्रक्चर करें कि वो नालों का या इंडस्ट्री का जो वेस्टेज है, वो अगर समंदर में वेस्ट हो भी रहा है तो वो उस एरिया में वेस्ट हो कि जहां पर मछलियों की ब्रीड्स मौजूद ना हो, या तो ब्रीडिंग ग्राउंड ना हो मछलियां, मतलब डेल्टा रीजन में ना हो जाए वेस्ट, वो ब्रीडिंग ग्राउंड से मछली हो गए। सेकेंडली, वो जब वेस्टेज हो तो वेस्ट होने से पहले जितना उसमें से वेस्टेज कंट्रोल हो सकता है और जमीन में खड्डे भर भर खोद खोद के जमीन में दफन हो सकता है तो जमीन में दफन कर दो, बाकी वेस्टेज बहा दो। तो इससे क्या होगा कि पानी गंदा नहीं होगा, ज्यादा कोशिश करें आप पानी साफ सुथरा रह पाए। ओवर फिशिंग, एक फिशिंग इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उस पॉपुलेशन को मीट करने के लिए ओवर फिशिंग हो रही है। तो मतलब ओवर फिशिंग का मतलब बड़ी मछली तो पकड़ ली, छोटी छोटी मछली भी पकड़ ली अब, सो इससे नुकसान ही है। क्या होगा? सस्टेनेबिलिटी नहीं है ना फिर।
आगे जाके फिश खत्म ही ना हो जाए कल को, अगर आपने ओवर फिशिंग कर ली तो। जैसे बिल्कुल हमने ओवर ग्रेजिंग पढ़ा था ना, कि बलूचिस्तान के लैंड रेंज लैंड जो है या केपीके के रेंज लैंड जो है, ये वहां पर बहुत सारी जो है ना लाइव स्टॉक को फॉरेज खिलाया जाता है। फॉरेज मतलब वो चढ़ाते हैं उसको और वो घास फूस खाते हैं रास्तों में, तो क्या होता है, इससे फॉरेस्ट खत्म होता है। बिल्कुल वैसे ही आप ओवर ग्रेजिंग से आप फॉरेस्ट खत्म कर देते हो, वैसे ही ओवर फिशिंग से इंसान फिश खत्म कर सकते हैं समंदर के अंदर की। ठीक है, फिर इसके अलावा थ्रेट टू मैंग्रोव्स, हम जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है हमारे मुल्क में, फॉरेस्ट इतने कम लगे हुए हैं, तो उससे क्या होता है, सैलाब को रोकने के लिए फॉरेस्ट नहीं है, और सैलाब आते हैं तो सैलाब आते आते बहुत सारे मैंग्रोव्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और हो सकता है हमारे यहाँ डिफॉरेस्टेशन में मैंग्रोव्स भी काट दिए जाते हो। तो इससे क्या होता है, जब मैंग्रोव्स कटेंगे तो आसपास फिश मछलियों के लिए जो अफजाइश मिलती थी मैंग्रोव्स के होते हुए वो उनको नहीं मिलेगी, और जो मैंग्रोव्स दरिया का सैलाब रोक सकते थे वो भी नहीं रुक रहा। तो ज्यादा प्रेशर से पानी जो है, जो मैंग्रोव्स रोक रहे थे ना प्रेशर, वो ज्यादा प्रेशर से पानी जो समंदर के अंदर जाके मिल रहा है समवॉट। ठीक है ना, तो मैंग्रोव्स खत्म होने से भी आपकी फिशिंग इंडस्ट्री को बहुत नुकसान है। क्यों? क्योंकि मैंग्रोव्स के पास जो फिश उगती है डेल्टा रीजन के अंदर, वो बहुत ज्यादा उग सकती है, वो फिश बहुत ज्यादा पैदावार फिश की बहुत ज्यादा हो सकती है मैंग्रोव रीजन के पास, लेकिन मैंग्रोव खत्म तो फिश के जो पैदा होने के ग्राउंड है वही खत्म हो जाएंगे। लैक ऑफ फाइनेंस, फिशिंग इंडस्ट्री एक बड़े प्रॉब्लम से गुजर रही है कि पैसा नहीं इन्वेस्ट हो रहा, इसीलिए वो छोटी छोटी बोट्स पे अभी तक निकल रहे हैं। पैसा इन्वेस्ट हो तो जाके बड़े पैमाने पे काम हो ना, इसीलिए मछली बहुत सारी सड़ जाती है कि इतनी आइस फैक्ट्रीज नहीं है हमारे पास, इतनी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। तो लैक ऑफ फाइनेंस, पैसा हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने ना तो इस तरह से बहुत सारी इमारत बनेंगी ना जिसमें आइस स्टोरेज होंगी, कोल्ड स्टोरेज मतलब होंगी, आइस फैक्ट्रीज होंगी, और फिर उनको बिजली कहां से दे, क्योंकि बर्फ जमाना एक बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट मांगता है, तो फिर और इन्वेस्टमेंट हो जाए, तो सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी के जरिए आप जो है उन कोल्ड स्टोरेज को ठंडा भी रख सकते हैं। फिर और इन्वेस्टमेंट हो जाए तो बैटरीज लग जाए सोलर पावर्ड के साथ, बैटरीज से ये होगा कि रात में भी वो ठंडा रह सके, जब सूरज नहीं होता तब भी बिजली मुफ्त की मिले। तो ये सारे प्रोसेस क्या मांगता है, इन्वेस्टमेंट मांगता है। तो फिशिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट की बहुत जरूरत है। ट्रेडिशनल वेज, फिर हमारे बहुत सारे तरीके फिशिंग के जो है वो पुराने गुजरे हुए दौर के तरीके हैं, कोई इसमें नई जिद्दत नहीं आ रही। तो एजुकेट किया जाए बाकायदा फार्मर्स को, फिश फार्मिंग जो करते हैं, या एजुकेट किया जाए फिशरमैन को जो फिशिंग करते हैं कि किस तरह से वो ज्यादा प्रोडक्टिवली फिशिंग कर सकते हैं, सही, और किस तरह से वो ज्यादा सस्टेनेबली फिशिंग कर सकते हैं, प्रोडक्टिव भी हो सस्टेनेबल भी हो। जैसे एक छोटी सी अवेयरनेस की बात है ना कि अपने जाले थोड़े से बड़े कर लो ताकि छोटी मछली गुजर जाए, ताकि वो बाद में जाके बड़ी हो तो बाद में आप पकड़ सकते हो। ये टेक्निक है, सिखाई जाने वाली टेक्निक है ना, एजुकेशन देनी चाहिए, तो बाकायदा एजुकेशन की भी जरूरत है। इंपैक्ट ऑफ फिश फार्मिंग ऑन द एनवायरमेंट, फिश फार्मिंग का एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट। अच्छा, ये सारे मसले बताएं, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस आपके पास इतनी होनी चाहिए अकल कि आप किस तरह लिख सको। जैसे यहाँ वाटर पोल्यूशन में एक बड़ा मसला यहाँ पर मैंने एड्रेस नहीं किया, लिखा ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स का मतलब ऑयल का लीक होना। तो जो बहुत सारा हमारा इंपोर्ट होता है ना ऑयल, पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस इतना नहीं है कि पूरा हो जाए, इंपोर्ट कराना पड़ता है, तो टैंकर्स में आता है ऑयल। जो टैंकर्स में बहुत सारा ऑयल आता है तो वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी लीकेजेस होती है उनमें। वो ट्रक वाले टैंकर्स की बात नहीं कर रहा, जो पानी के जहाज में इतने बड़े बड़े टैंकर्स बने होते हैं, ऑयल भरा होता है जिसमें, उसमें छोटी मोटी अगर लीकेजेस है तो छोटी मोटी लीकेज, अगर पानी के जहाज की छोटी मोटी लीकेज भी बहुत ज्यादा होती है, तो वो स्पिल हो रहा है ना अगर ऑयल पानी में, तो ऑयल का पानी में जाने से क्या होता है, वो फिश वहां पर फिर सर्वाइव नहीं करती क्योंकि पानी कंटेमिनेट हो गया। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो हर डिस्क्रिप्शन का आप सोल्यूशन सोच सकते हो। इसका सोल्यूशन यह है कि बाकायदा आपके पोर्ट के ऊपर स्टैंडर्ड्स और स्ट्रिक्ट चेकिंग होनी चाहिए कि वो शिप्स अलाउ ही नहीं होनी चाहिए कि जिनमें किसी किस्म की भी लीकेजेस है। इंडस्ट्रियल वेस्टेज का सोल्यूशन यह है कि हुकूमत की तरफ से स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स होने चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्री को अलाउड ना हो कि वो अपने अनप्रोसेस्ड वेस्ट को जो है समंदर में बहा सके। वो पहले अपने वेस्ट को प्रोसेस करेंगे, मतलब उस वेस्ट में से जितना खत्म हो सकता है वेस्टेज और फिजिकल वेस्ट सूख के जमीनों के अंदर गाड़ के डाला जा सकता है, वो डाल दिया जाए। उसके बाद जो बचा कुचा जो बहना ही है समंदर में तो वो बहे, और वो भी समंदर में ऐसे ही ना बह जाए, वो मखसूस जगह पर बहे समंदर की, कि जिससे पूरा समंदर गंदा ना हो रहा हो। सही, ऐसे कोई ना कोई स्ट्रिक्ट कंट्रोल उससे सॉल्यूशंस है। ओवर फिशिंग का सॉल्यूशन क्या है कि कोटा सेट कर दिया जाए, हर फिश जो बोट आती है
उसको लाइसेंस हो और उसको एक कोटा मिले कि आप रोज कितनी फिशिंग कर सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और जो नेट्स वो यूज करना है उसके साइज गवर्नमेंट डिफाइन कर दे कि इस नेट से छोटे साइज के नेट आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना उससे छोटी मछली भी पकड़ी जाएगी तो नुकसान है हमारे लिए। सही जी। तो हर चीज का सोल्यूशन, थ्रेट टू मैंग्रोव्स, किसी किस्म की डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो जो डिफॉरेस्टेशन कर रहा है तो उनको जो है इस चीज की तालीम दी जाए कि वो डिफॉरेस्टेशन ना करे, और जो डिफॉरेस्टेशन कर रहा है उसको भी ये तालीम दी जाए कि भाई मैंग्रोव्स की डिफॉरेस्टेशन ना हो जाए, या हो रही है तो अफॉरेस्टेशन दोबारा से हो ताकि उस जगह पे दोबारा फॉरेस्ट लगे। तो ये सारे सोल्यूशन है, जो भी आप ये प्रॉब्लम्स लिस्टेड हैं आप उनके डिस्क्रिप्शन पढ़ के खुद सोल्यूशन सोच सकते हैं, आप उस लेवल पे होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है फिर इंपैक्ट ऑफ फिश फार्मिंग ऑन द एनवायरमेंट, जो फिश फार्मिंग की जाती है उसका एनवायरमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। ये जो फिश फार्मिंग होती है ना, पॉन्ड्स बना लिया आपने, ठीक है ना, और उसमें फिश फार्मिंग की आपने बैठ के, तो उससे क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये केज बना हुआ है, ठीक है, ये समंदर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली मौजूद होगा। तो अब इसके अंदर अगर हम गौर करें तो क्या क्या हो सकता है पॉसिबल नुकसान। इसके अंदर आप देखिए ये फिश बीच में जमा है सारी, इस फिश का जो वेस्टेज है वो नीचे बिल्डअप होगा सारा, तो वहां तो आप इनके वेस्टेज क्योंकि बिल्डअप हो गया तो और कोई फिश सर्वाइव नहीं करेगी, नंबर 1। ये केज नीचे से बंद है, बंद नहीं होगा तो मछली नीचे निकल जाएगी, फायदा क्या। तो मछलियां जो केज के अंदर मौजूद है, ये इनका जितने भी डेफिकेट करती है, वो जो वेस्टेज करती है वो सारा नीचे गया, ठीक है। इसके अलावा प्रेडिटर्स, क्योंकि ये मछलियां आपने डोमेस्टिकेट की हुई, मतलब पाली हुई हैं, तो ये पाली हुई मछलियों में आप हो सकता है कुछ मछलियां ऐसी ब्रीड्स भी ले आए जो कि आपके समंदर में पाई नहीं जाती, लेकिन आपने अपने, फॉर एग्जाम्पल सैल्मन है, सैल्मन को आपने डाल दिया क्योंकि आपके समंदर में ज्यादा मौजूद नहीं है, अगर सैल्मन तो वो आप कहीं और से ला के अंदर डाल दी समंदर में, तो जो दूसरी मछलियां हैं उनके साथ दे माइट नॉट गेट अलोंग वेल, और अगर कोई अंदर से मछली निकल गई, स्केप कर गई, और आपकी जो लोकल मछलियां हैं उनके साथ गेट अलोंग वेल नहीं हुई, तो हो सकता है मछलियों में भी आपस में लड़ाई हो सकती है, हो सकता है ये उनको खा जाए। आपके मुल्क की जो नेटिव मछलियां हैं, जो आपके मुल्क की नेटिव मतलब आपके मुल्क की नेशनल मछलियां जो है, जो आपके समंदर के पास जो हमेशा से वो पैदा होती चली आ रही है, हो सकता है ये दूसरी फॉरेन मछलियां आके अपनी जगह को इन्वेट कर दें। अभी जो दूसरी फॉरेन मछलियां हैं इनकी असल अफजाइश तो वही होती है जहां से ये आई है, वो वहां से आई, और अगर ये ज्यादा खतरनाक है आपकी मछलियों की बनस्बत और ये आपकी मछलियों को डैमेज कर जाए, तो एक तो ये खुद ज्यादा पैदा होंगी नहीं क्योंकि कहीं और पैदा होती हैं, सही है, और ये यहां आके आपकी मछलियों को भी खत्म कर रही है, सही है। सो ये एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और फिर इस केज के अंदर जो आप जो इन मछलियों को फीड दे रहे हो, वो फीड जो है वो उस तरह का फीड है जिसमें केमिकल्स मिक्स्ड है, तो जो मछलियां खा रही है उसके अलावा फीड भी नीचे केज के नीचे वेस्टेज के तौर पे जमा हो रहा है, समझ आ रही है। इसके अलावा इन मछलियों के डिजीजेस जो है वो भी बाहर लग सकते हैं, और बाहर वाली मछलियों को इनके लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक जगह जमा है, अगर ये हिलती रहे, ट्रेवल करती रहे ना, तो इनके डिजीज एक जगह जमा नहीं होंगे। अब सारी मछलियां एक साथ है, कोई भी किसी ने भी डिजीज कैच किया तो सबको वो डिजीज लगने के चांसेस है। सो ये नुकसान है आपके फिश फार्मिंग के बहुत सारे, और ये तो अभी समंदर के अंदर केज दिखाया है। अगर आप पॉन्ड्स की बात करें ना, पॉन्ड्स कहां होते हैं? इनलैंड के अंदर होता है, फ्रेश वाटर पॉन्ड जो होता है, उसकी अगर फिश की बात करें तो पूरा बड़ा सा खड्डा है, उसमें मछलियों की इतनी तादाद में मछलियां होती हैं और वो बड़ी हो रही होती है, उनके पास कहीं निकलने की जगह भी नहीं होती। सो उनमें अगर कोई डिजीज हो तो एक दूसरे पे फैल ही जाएगा। उनका काम क्या होता है, जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं उनका तो बस यही मकसद है ना कि जल्द से जल्द मछली बड़ी हो और हम बेच दें। अब उनके पास एक जमीन है 5 एकड़ पे, वो 5 एकड़ पे एक बड़ा पॉन्ड थोड़ी बनाएंगे और चंद मछलियां डाल दी, वो कहेंगे इतनी बड़ी जगह है तो ज्यादा मछलियां होनी चाहिए, उस 5 एकड़ पे शायद 50 पॉन्ड्स बना दिए छोटे छोटे, और हर पॉन्ड में एक अलग नस्ल की मछली डाल दी और बहुत ज्यादा तादाद में डाल दी, फिर वो मछलियां बड़ी भी होंगी, बड़ी होंगी तो और जगह तंग हो जाएगी, तो एक को डिजीज सब में फैल गया। फिर उनको जल्दी बड़ा करने के लिए जिस तरह का फूड और फर्टिलाइजर, एक ही मोटिव होता है, जल्दी बड़ी हो, पकड़े और बेचे, सही है। सो यस, इससे नुकसान बहुत होता है एनवायरमेंट पे। फिर वो इतने सारे पॉन्ड्स के ऊपर पानी कहां से आएगा? जमीन के अंदर का पानी खींच के लेके आ रहे हैं या दरिया का पानी लेके आ रहे हैं, तो इतने सारे पॉन्ड में जो पानी लेके आना है, और कभी अगर बारिश ना हुई हो या दरिया का पानी कम मौजूद हो, या फिर ग्राउंड वाटर जो होती है आपकी, उसका भी एक लेवल होता है, ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल होता है वो भी एक लेवल तक होता है, ज्यादा निकाल लो तो कम होता चला जाता है। तो पॉन्ड्स को भरने के लिए जमीन के अंदर से कुएं के जरिए पानी निकालते जा रहे हो और अपने पॉन्ड्स भरते जा रहे हो, तो दूसरे फार्मर्स के लिए
पानी कम बचेगा, दूसरे आसपास की जो जमीन है वहां पर जो फार्मर्स फार्मिंग कर रहे हैं या लोग जो रह रहे हैं उनके लिए कुएं का पानी खत्म हो जाएगा क्योंकि सारा पानी पॉन्ड्स वगैरह में इस्तेमाल हो गया। क्लियर है? तो आपके इकोसिस्टम को मतलब आपके एनवायरनमेंट को अलग अलग तरह से नुकसान है फिश फार्मिंग से। केमिकल पोल्यूशन होता है क्योंकि ये फिश फार्मिंग के वक्त जो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और केमिकल से बने हुए फीड्स आप देते हो उन मछलियों को, तो वो मछलियां खाने के बाद जो वेस्टेज करती है वो भी एक तो खराब होता है बहुत, और खुद अगर केमिकल वाला फूड नहीं खाया तो वो बह गया पानी के अंदर तो पानी को गंदा करेगा। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर इम्पैक्ट लिखा है तो यहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिया हुआ है, तो मैं इसको ग्रीन हाईलाइट कर देता हूँ कि जरूरी नहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है इम्पैक्ट होने को। तो एक पॉजिटिव इफेक्ट फिश फार्मिंग से ये है कि आप अपना जो फिश फार्मिंग करने के बाद उनका जो वेस्टेज है, जो फिश फार्मिंग की फिश तो निकाल दी, उसके बाद फिश का जो वेस्टेज है ना उसको जमा करके आप उससे किसी किस्म के फर्टिलाइजर्स भी बना सकते हो। मतलब उस वेस्टेज को पानी में वेस्ट होने के लिए नहीं रखा, जमा करके उससे कोई फर्टिलाइजर्स भी बना दिए। तो एक छोटा पॉजिटिव यूज बता रहे हैं, लेकिन अगेन वो फर्टिलाइजर्स भी तो आउट ऑफ वेस्टेज ही बने हुए हैं, तो हो सकता है उनमें भी इतनी कोई न्यूट्रिशियस बेनिफिट ना हो खास। बहरहाल यहाँ पर आपका ये यूनिट 2 नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होता है।